तो भैया हम लोग हमारा हीट का चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये सुन लो कि ये टॉपिक जो है आपको कहाँ पर मिलेगा अगर आपने इसको किताब से पढ़ना है। तो बच्चे, अगर आप सिंध बोर्ड की किताब देखोगे तो सिंध टेक्स्ट बोर्ड की जो नई किताब आई है क्लास 12 की, उसका ये बिल्कुल पहला चैप्टर है, एमटीजी के नाम से। ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी कहते हैं उसे, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस भी उसे हम कहते हैं। अगर आप सिंध के अलावा किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप बलूचिस्तान बोर्ड से हो या आप पंजाब बोर्ड से हो, पंजाब बोर्ड की ही किताब आगा खान बोर्ड में भी चलती है, या आप फेडरल बोर्ड से हो, ठीक है, या आप केपीके बोर्ड से हो, फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड में तकरीबन सेम किताब फॉलो होती है। इन सारे बोर्ड्स के अंदर ये आपको क्लास 11 का बिल्कुल आखिरी चैप्टर मिलेगा, बिल्कुल लास्ट चैप्टर। ठीक है। बुक रीडिंग के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अपने पास जहन में रखिएगा। इन सारे के सारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको उससे मिल जाएगी, जो हमारा प्रैक्टिस मटेरियल वाला फोल्डर है। ठीक है। बाकी बच्चे, अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हो तो ये चीज आप अपने A2 के कंटेंट में कवर कर रहे होगे। हाँ, इतनी डिटेल में नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक टेम्परेचर का, इंटरनल एनर्जी का या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जब आप किसी भी टॉपिक को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हीट का टॉपिक जो है वो ज्यादा नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक ज्यादा है। तो बच्चे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हीट को पहले पढ़ना जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स पे जाने से पहले। तो जो मेरा भी ये लेक्चर होगा ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। तो पहले मैं आपको हीट का कंटेंट कवर कराऊंगा, देन हम मूव करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। आपने तसल्ली से लेक्चर को सुनते जाना है, एक एक पॉइंट को समझना है, अच्छे से गौर करना है, एक एक पॉइंट के बारे में सोचना है, समझना है। कोशिश करना कि अभी हाथ ना चलाओ, अभी सिर्फ दिमाग चलाओ। आपको ये पीडीएफ, ये रिकॉर्डिंग, सब चीज मिल जाएगी। जब एक बार आपको ये चीज मिल जाएगी तब आप क्या करना, अपना हाथ चलाना है। ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ दिमाग चलाओ। चलो शुरू करते हैं। देखो भैया, हमारे पास सबसे पहली चीज जो कि समझने के लिए वो हमारे पास है कि हीट क्या है। बच्चे, हमें बचपन से आज तक ये बात पढ़ाई जाती है कि हीट हमारे पास है एक अदद फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी तो लाइट भी होती है, साउंड भी होती है, ठीक है, तो हीट में ऐसी क्या खास बात है कि इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या इसको हम अलग से समझ सकते हैं कि हाँ यार ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि साउंड से मुख्तलिफ है या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी से मुख्तलिफ है। तो ध्यान में रखिएगा, हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांजिट में होती है। ट्रांजिट का मायना क्या है? मूवमेंट कर रही होती है, मोशन कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, तो भैया ट्रांजिट अगर हम कहते हैं कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब वो बॉडी किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जाएगी। तो अब समझते हैं भैया कौन सी बॉडी है और कहां से जा रही है हीट आपके पास। तो भैया हम लोग आगे चल के जो बार बार बॉडीज का नाम ले रहे होंगे, एक उसमें से हमारे पास रहेगी हॉट बॉडी और एक मेरा बेटा हमारे पास रहने वाली है कोल्ड बॉडी। ठीक है। तो एक हमारे पास है हॉट बॉडी और एक हमारे पास है मेरे बच्चे क्या, कोल्ड बॉडी। हीट हमारे पास एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से मूव कर रही होती है कोल्ड बॉडी की तरफ। बिल्कुल बेसिक बेसिक से लेके चल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि आपने पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ। फिलहाल हमें क्या पता है, सिर्फ इतनी बात पता चल गई कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है भाई, मूव करती है। कहां से कहां जाती है? कोई एक बॉडी हॉट है, कोई एक बॉडी कोल्ड है, हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर हॉट बॉडी को हॉट क्यों कहते हैं? इसलिए कि मेरे बच्चे जो उसका टेम्परेचर होता है ना वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, कोल्ड बॉडी को कोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा बेटा जो इसका टेम्परेचर होता है ना वो कैसा होता है, कम होता है। गोया आपको एक बात और समझ में आ गई कि हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ मूव करती है नेचुरली। नेचुरली से मुराद ये कि आपने कुछ नहीं किया। अगर मैं चाय का कप यहां लाके रखता हूं और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ता हूं तो चाय का कप ठंडा हो जाएगा। चाय के कप से थर्मल एनर्जी निकल के कहां गई, सराउंडिंग में चली गई। चाय का कप हॉट बॉडी हो गया, सराउंडिंग उसके लिए क्या हो गई, कोल्ड बॉडी हो गई। तो थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है। मैंने इसके लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया, मैंने इसके लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं करी, मैंने थर्मल एनर्जी को कहा नहीं कि भाई तुम अल्लाह के वास्ते इस कप से निकल के सराउंडिंग में इवॉल्व कर जाओ, वो खुद ब खुद हो रहा है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सेम इज द केस, अगर मैं यहाँ पे कोई ठंडी चीज लेकर आता हूँ, कोई आइसक्रीम लेकर आता हूँ मिसाल के तौर पे, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगी। क्यों मेल्ट कर रही है भाई? क्योंकि वो कोल्ड बॉडी है, सराउंडिंग के मुकाबले में टेम्परेचर डिफरेंस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है उस बॉडी के मुकाबले में, तो नेट हीट फ्लो कर रही है इनटू द आइसक्रीम।
इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो मेल्ट कर रही है। बेसिक बात हमें सिर्फ ये समझ में आई कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है भाई, मूव करती है। कहां से कहां जाती है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाती है। बेहतरीन हो गया, समझ में आने वाली बात। अच्छा, अब मेरा बेटा हीट चूंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसकी यूनिट फिर वही होनी चाहिए जो बेसिकली आपके पास एनर्जी की यूनिट होती है, तो इसका आंसर है बिल्कुल वही है। तो भाई हीट की आपके पास जो एसआई यूनिट है ना, वो तो वही वाली है जो जूल है। जूल आपको पता होगा एनर्जी का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है, जिसको आप न्यूटन मीटर भी कहते हो वर्क डन के सेंस में। हम लोग यहाँ पे जो कॉमन यूनिट्स यूज कर रहे होंगे, एक वो कैलोरी होगी। जिस तरह से आपके पास एक जूल था ना, इसी तरह से मेरा बेटा एक आपके पास कैलोरी भी एक यूनिट होती है। अच्छा, कैलोरी यूनिट कहां से आई, शुरू शुरू में जब आपके फिजिसिस्ट जो बुजुर्गाने फिजिक्स थे, उन्होंने जब अपनी फिजिक्स के अंदर हीट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो सबसे जो पहली थ्योरी थी उसमें आई थी आपके पास कैलोरिक थ्योरी। अच्छा, जहन में रखिएगा, मैं यहां पे सिर्फ उतनी ही डिटेल बताऊंगा जितनी आपकी ई कैट एमडी कैट के लिए जरूरी है, तो परेशान नहीं हो जाना कि सर हमें बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाएंगे। इसमें से जो चीज आप छोड़ोगे तो वो आपके अपने पार्ट के ऊपर है कि भाई आपको मैंने एक कंटेंट पढ़ाया था कि वो आपके कोर्स में इंक्लूड था, आपने अपनी मर्जी से उसे स्किप कर दिया, ठीक है। वजह ये बच्चे थोड़ी सी ना एप्टीट्यूड के हवाले से ना एक चीज समझ लीजिए जरा। क्या एप्टीट्यूड के अंदर जब आपसे कोई टॉपिक पूछा जाता है ना, आप में से बहुत सारे बच्चों को जो मैं आज की क्लास में टॉपिक पढ़ाऊंगा, थर्मल एक्सपेंशन, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, या हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर तो फिर भी आपको मिल जाएगा, ए टू वालों को अपने ए टू के कोर्स में मिल जाएगा, सिंध बोर्ड की जो नई किताब आई है उसमें मिल जाएगा। बाकी बोर्ड्स में टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इतनी तफसील से नहीं दिया हुआ, थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट वो आपकी 9-10 की किताब में जरूर शामिल होगा, अगर यहां शामिल नहीं है। अब जो ई कैट एमडी कैट का पेपर सेटर होता है ना, उसके जहन में ये चीज होती है कि भाई हमने बच्चे के ना कॉन्सेप्ट टेस्ट करने हैं। तो अगर आपने एक टॉपिक 9-10 में पढ़ा है तो वो आपको डेफिनेटली उससे टेस्ट करेगा, क्योंकि 9-10 में जो आपने फाउंडेशन बनाई थी उसी की बेस पे तो 11-12 की इमारत खड़ी हुई है। मैंने अभी आपको मिसाल दी, थर्मोडायनेमिक्स यहां इंक्लूड है। थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ाना बगैर हीट को पढ़ाए ऐसा ही है कि एबीसी को पढ़ाए बगैर आप किसी को ऐसे लिखने के लिए दे दो। तो जहन में रखिएगा ये सारी बातें। तो सर क्या हमें 9-10 की किताबें पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ये नोट्स आपके सामने जो लिख रहा हूं ये मोर देन इनफ है। मैंने आपके लिए वो पेन ले लिया, मैंने आपके लिए वो सारा दर्द लिया, पढ़ ली सब चीज और आपके सामने नोट्स की फॉर्म में उसको लेकर आ गया। बस आपने एतमाद करते हुए पढ़ना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाने से मुराद ये कि सर ये तो फालतू पढ़ा रहे हैं, इसको मैं छोड़ के चला जाता हूँ, वो फिर बेटा आपको 1 या 2 या 3 साल रिपीट करने के बाद पता चलेगा कि वो फालतू नहीं था, वो किसी ना किसी काम में आ रहा था, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो अर्लियर फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो कैलोरिक थ्योरी थी। स्टार्ट में ये माना गया कि आपके पास जो हीट है ना वो बेसिकली एक फ्लूइड है। फ्लूइड हर वो चीज होती है जो फ्लो कर सकती है, बह सकती है। गैस और लिक्विड को आप बेसिकली फ्लूइड कहते हो क्योंकि वो बह सकते हैं ना। तो कैलोरिक मतलब अर्लियर थ्योरी है, ये डिस्कार्डेड थ्योरी है क्योंकि इसकी बेसिस पे बहुत सारे फिनोमिना आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। खैर, अर्लियर ये माना गया कि आपके पास हीट जो है ना वो एक फ्लूइड है जिसको कैलोरिक का नाम दिया गया, जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है। तो कैलोरी का जो यूनिट है ना वो वहीं से आया, ठीक है। बस ध्यान में ये रखिएगा, आपका स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, जूल है। अब अगर मैं आपको इन दोनों की आपस में कन्वर्जन बता दूं तो भाई ध्यान में रख लें, प्री के नंबर होते हैं, अगर कभी पूछ लेगा, एक कैलोरी के अंदर आपके पास 4.184 जूल्स होते हैं, जो कि कभी कभार आपको राउंडेड ऑफ फॉर्म में ऐसे 4.2 जूल भी लिखे हुए मिल रहे होते हैंगे, ठीक है, समझ में आने वाली बात है। अच्छा, साथ ही साथ मेरा बेटा और आपके पास क्या है, एक और चीज हमने क्या सीखी कि हीट हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, किस खुशी में जा रही है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब जरा बार बार ये टेम्परेचर का लफ्ज आ रहा है, जरा पहले टेम्परेचर की बातचीत कर ली जाए फिर हम वापस इस पर आते हैं। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस को कभी कभार आपका एग्जामिनर ऐसे भी लिख के देगा कि डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0। सर ये क्या बात हो गई भैया, मान ले इस बॉडी का टेम्परेचर है TH, इस बॉडी का टेम्परेचर है TL। अब अगर मैं कहता हूं दोनों बॉडी के दरमियान हीट फ्लो कर रही है और मैंने यहां पे नेट हीट लिखा है, इसका भी मतलब अभी आपको समझ में आएगा। तो भैया डिफरेंस आप कैसे निकालते हो, डेल्टा टी आप कैसे निकालते हो भाई, एक का टेम्परेचर में से दूसरे का टेम्परेचर आप माइनस कर दो। तो अगर मैं TH माइनस TL करता हूं तो मुझे एक बात बताओ भाई, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई TH को TL में से माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई TL में से TH को माइनस करो या TH में से TL को माइनस कर दे, भाई बड़े में से छोटे को माइनस कर दे, आंसर नॉन जीरो आएगा।
भाई नॉन जीरो आने का मतलब यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। जीरो किस खुशी में आएगा? जीरो तब आएगा जब टीएच और टीएल बराबर होगा, यानी कि कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। और नॉन जीरो कब आएगा? जब टीएच इज ग्रेटर देन टीएल, या आप यूं भी कह सकते हो कि टीएच इज नॉट इक्वल टू टी एल। जहन में रखिएगा ये सारी छोटी छोटी सी बातें। तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि नेट हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जब आपके पास डेल्टा टी क्या होता है? नॉन जीरो होता है। अच्छा सर, अब टेम्परेचर थोड़ा बता दें। टेम्परेचर में जाने से पहले एक टर्म होती है मेरे बच्चे जिसको अपन लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। नाम से एविडेंट है इंटरनल एनर्जी क्या होती है। बच्चे हमें ये बात पता है कि हमारे पास मैटर का जो भी स्टेट है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ये हमारे पास किससे मिलकर बना है? एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और हमें यह भी पता है कि आपके पास इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो मोशन कर रहे होते हैं। अच्छा, मूवमेंट कर रहे होते हैं। जैसे सॉलिड के अंदर सिर्फ वाइब्रेट करने पर इक्तिफा करते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्योंकि थोड़ी कम होती हैं तो थोड़ा ज्यादा आगे पीछे हो जाते हैं। गैसेस के अंदर तो कुछ ज्यादा आवारागर्दी कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास किस वजह से है? इंटरनल एनर्जी की वजह से। मतलब मेरे बच्चे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मैटर को मेकअप कर रहे हैं, यानी कि मैटर को फॉर्म कर रहे हैं, मैटर को बना रहे हैं, उनके पास एनर्जी होगी जब भी तो वो मूव कर रहे हैं। ठीक है? तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ ऑल द पॉसिबल एनर्जीज, और से सुनना, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल एनर्जीज दैट आर एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल एनर्जीज, एक किसी मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी हो सकती है उन सबको आपने जमा कर दिया। जब जमा कर दिया तो सम ऑफ ऑल द पॉसिबल एनर्जीज जो कि मॉलिक्यूल के पास हो सकती है वो मेरा बेटा क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सही? सबको सर सम ऑफ ऑल पॉसिबल तो आप ऐसे बोल रहे हैं, कौन कौन सी हो सकती है? भैया अगर बिल्कुल ब्रॉडर टर्म में बात करें तो दो ही मैकेनिकल एनर्जीज अपनी दुनिया में, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी की भैया फिर और आगे फर्दर टाइप्स हैं। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं, आपने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ी होंगी ये सारी बातें। काइनेटिक एनर्जी बच्चे वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के पास होती है ड्यू टू मूवमेंट, ड्यू टू मोशन। अब मोशन भी अलग अलग तरह का होता है। एक आपके पास मोशन है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? कि भैया आपके पास एक कोई बॉडी इस एक पॉइंट पे थी और मान लीजिए ऐसे मूव करते करते इस किसी पॉइंट बी पर आ गई। ये कहलाता है भैया ट्रांसलेशनल मोशन, या जिसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। हम भी पढ़ेंगे आगे टॉपिक में, क्लास 11 मैकेनिक्स में टॉपिक आएगा। तो एक हमारे पास होती है बच्चे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से आप लोगों ने एक पढ़ा होगा रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट। सर रोटेशनल मोशन क्या था? भैया हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो अर्थ है गोल मटोल सा हमारा, ये अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है? रोटेट करता है ना भैया। जो 24 घंटे में इसका एक रोटेशन पूरा होता है, सही ना, जो एक दिन और रात का साइकिल पूरा होता है, ये क्या करता है? ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है? तो ये जो अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, ये बेसिकली रोटेशन है। तो आपके पास इसका मतलब एक हो गई आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से मेरे बच्चे एक आपके पास होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन क्या है भाई? सिंपल हार्मोनिक मोशन। भैया मान लो आपके पास एक कोई पार्टिकल यहां है, ये पार्टिकल ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, इसको आप कहते हो ऑसिलेशन मोशन या वाइब्रेशनल मोशन, कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है? दोनों बातें एक ही हैं। तो ये जो है ना मेरा बेटा, ये आपके पास कहलाता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? जाहिर सी बात है, एक मॉलिक्यूल, मान लो ये एक मॉलिक्यूल ए है, ये एक मॉलिक्यूल बी है। भैया जब ये मूव करेगा तो कभी ना कभी ये ए मॉलिक्यूल मूव करता हुआ बी की तरफ आएगा। तो आपको पता है कि भाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। तो भाई इसका मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाने की सलाहियत रखता है। तो जब कभी भी एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल की फोर्स फील्ड में दाखिल होता है तो हम कहते हैं उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे जब कभी भी मेरे बच्चे आप चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद हो, तो कोई भी पार्टिकल अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उसके पास क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है कि अगर आप बेसिकली किसी भी फोर्स फील्ड में जब आते हो तो आपके पास क्या आ जाती है? एक अदद पोटेंशियल एनर्जी उठ करके आ जाती है। तो वही मैंने यहां पे बता दिया। अब हम अपनी किताब में बिल्कुल सिंपल करके चलते हैं। हम मान के चलते हैं क्या? हम ये मान के चलते हैं कि भैया मॉलिक्यूल के पास सिर्फ कौन सी है?
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। बिल्कुल आइडियल तरीन केस मान के चलते हैं हमारी किताब में, ताकि हमें ज्यादा मैथ्स पढ़नी ना पड़े। तो हमारी किताब में क्या सीन होता है, आपको जब आप इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहां पे तो आपको पूरी ऑथर जो है वो पूरा एक्सप्लेन करेगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है। मॉलिक्यूल्स के बाद जिस जिस तरह की एनर्जी होगी, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल टाइप ऑफ एनर्जीज इज टर्म्ड एज द क्या, इंटरनल एनर्जी। और कौन कौन सी होती है वो मैंने बता दिया। और फिर आगे वो ये भी कह देगा कि भाई हम किताब में बिल्कुल सिंपलेस्ट केस डील करते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस का, और आसान कर लो, बिल्कुल आइडियल गैस किस्म का केस डील करते हैं। और उसके बाद सिर्फ क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक हो गया। अब सर ये क्यों आपने पढ़ा दिया, हम तो टेम्परेचर पढ़ने जा रहे थे। अब आते हैं टेम्परेचर की तरफ। बच्चे टेम्परेचर का डायरेक्ट ताल्लुक है इंटरनल एनर्जी से। गौर से सुनना, जिस बॉडी के मॉलिक्यूल के पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जब आप किसी बॉडी का टेम्परेचर नापते हो ना, तो आप बेसिकली मेजर क्या कर रहे होते हो, उस बॉडी के मॉलिक्यूल की एवरेज इंटरनल एनर्जी। यही वजह है कि जब आप टेम्परेचर का एक डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो एक डेफिनेशन तो ये है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। भाई कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, खुदा ना खास्ता किसी को बुखार हुआ होता है ना, माथे पे हाथ लगा के चेक करते हैं, तो वो डिग्री ऑफ हॉटनेस नाप रहे होते हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी बताता है। और वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी कितनी ज्यादा है। तो इसीलिए जब आप टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ते हो तो आपको ये मिलता है, एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ इसको एवरेज आउट हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने बता दिया हमारे पूरे कोर्स के अंदर हम बिल्कुल आइडियल किस्म का सिनेरियो लेके चलेंगे, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अलावा हमारे पास कोई दूसरी एनर्जी यहां पे नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल केस है। चलो अब वापस आ जाओ ऊपर, जो मैंने हीट का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा था हीट हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांजिशन में होती है, ट्रांजिट कर रही होती है, मूव कर रही होती है। कहां से कहां, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी पे। अब इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो उस बॉडी से जाएगी जहां के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, उस बॉडी की तरफ जहां के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या है, कम है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था जनाबे वाला हीट का कॉन्सेप्ट कि हीट फ्लो करती है। अब भैया आपके पास एक और चीज ध्यान में रखना, आप हीट को, हीट थर्मल एनर्जी हीट सिर्फ तब कहलाएगी जब तक वो ट्रांजिशन में है। यानी कि जब ये हीट इसके पास आ गई ना, तो अब वो इंटरनल एनर्जी का पार्ट बन जाएगी, और फिर वो बेसिकली क्या डिफाइन करेगी, बॉडी का टेम्परेचर डिफाइन करेगी। ठीक है। ये भी ध्यान में रखेंगे हम बात। अब बच्चे आपके पास एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ हीट कितना फ्लो कर रहा है, अगर आपने मेजर करना हो, किसको मेजर करना हो, हीट के फ्लो को मेजर करना हो, तो भैया हीट के फ्लो को मेजर करने के लिए अपने पास एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस दैट विल मेजर द अमाउंट ऑफ हीट जो कि ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू अ लो टेम्परेचर बॉडी। अच्छा, अब यहां पे बच्चे हमारे पास ना एक और सवाल आता है, क्या, एक बात बताओ, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहां पे एक चाय का कप लाके रखता हूं, ये मान लो मेरे पास एक चाय का कप है। ठीक है, चाय का कप है, और इस चाय के कप को मैंने एक कमरे में ला करके रख दिया। तो भैया हमें ये बात पता है कि क्या होगा, हमारे पास इस चाय के कप से हीट एनर्जी निकलेगी और अल्टीमेटली सराउंडिंग में जा रही होगी। ठीक है, एक बहुत बेसिक फिनोमिना है जो हमने मेरा ख्याल है सारी जिंदगी में कई दफा देखा हुआ है, हमारे साथ डेली रूटीन में होता रहता है। हमें यह बात भी पता है कि जब जैसे जैसे आपके पास किसी भी हॉट बॉडी से, जैसे मेरे केस में अभी चाय का कप है, किसी भी बॉडी के पास से जैसे जैसे मेरे बच्चे हीट एनर्जी निकलती जाती है, वैसे वैसे उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। सही है भाई, जिस बॉडी की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, वो उतनी ज्यादा हीट देगा। तो हीट जब निकलती जाएगी तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। यही वजह है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को बुखार हुआ हो, तो डॉक्टर कहता है अगर उसका बुखार कम ना हो रहा हो कि भाई आप ठंडे पानी से शावर लो, या ठंडे पानी की पट्टी करो, या ठंडे कुकम्बर्स खीरे यूज करो। अब अब डॉक्टर से कोई पूछे, भाई पहले अल्लाह का बंदा बिल्कुल मर रहा है, सर्दी लग रही है उसको, तुम बोल रहे हो ठंडे पानी से मतलब शावर लो, कोई दीन ईमान है तुम्हारा या नहीं है? तो बेसिकली उसके पीछे फिजिक्स क्या है, उसके पीछे फिजिक्स ये है भाई, जब ठंडा पानी आएगा उसके ऊपर, तो उसकी बॉडी में से हीट एनर्जी ज्यादा से ज्यादा निकलेगी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। सही भाई, आप सराउंडिंग उसकी ठंडी कर रहे हो ना, भाई उस जब आप बॉडी पे ठंडा पानी डालोगे तो सराउंडिंग
का टेम्परेचर गिरा दिया आपने, आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो पहले ही ज्यादा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ गया, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा हीट उतना रैपिडली क्या होगा, बॉडी से बाहर जाएगा, तो और ऑटोमेटिकली आपका जो फीवर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, अब यही चीज जहन में रखते हुए ये मेरी मिसाल सुनना। देखो, चाय का कप है, यहां से हीट निकल रही है बाहर, इसका मतलब भैया हमें ये बात तो समझ में आ गई, जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अपने पास है कम, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है, और चाय के कप का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। जब हीट बाहर निकलेगी तो इसका मतलब चाय के कप का टेम्परेचर क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हीट कब तक निकलती रहेगी, तो ध्यान में रखिएगा, हीट तब तक निकलती रहेगी जब तक के हॉट बॉडी हॉट ना रहे कोल्ड के मुकाबले में, जब तक के दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, जब तक के दोनों का टेम्परेचर सिमिलर ना हो जाए, सेम ना हो जाए। यानी कि मैं इस बात को यूं कह सकता हूं कि जो आपकी नेट हीट है, नेट हीट विल फ्लो फ्रॉम नेट हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी, या आप कह सकते हो हॉट बॉडी, टू कोल्ड बॉडी, जब तक आपके पास एक हॉट है और एक कोल्ड है, यानी आप कह सकते हो जब तक इन दोनों के बीच में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद है। जब तक आप इसको यूं भी कह सकते हो, जब तक T1 इज नॉट इक्वल टू T2, जब तक दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। अब आपको यह भी पता है कि भाई हॉट बॉडी में से जब टेम्परेचर निकलेगा, हीट निकलेगी, थर्मल एनर्जी निकलेगी, आई एम वेरी सॉरी, टेम्परेचर नहीं निकलता भाई, ठीक है, जब थर्मल एनर्जी निकलेगी तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, और कोल्ड बॉडी जब वो हीट एक्वायर करेगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप ये मत बोलना कि सर मैं चाय का कप लाके रखता हूं तो ऐसा तो नहीं होता कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए। वजह है कि सराउंडिंग एक बहुत बड़ी बॉडी है भाई, सही है, सराउंडिंग एक बड़ी बॉडी है। आप कोई छोटी मोटी बॉडी रखोगे ना हॉट और कोल्ड को इन कॉन्टेक्ट, तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। खैर, तो भैया आपके पास हीट का फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के बीच में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। एक वक्त आएगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो नेट हीट का जो फ्लो करना है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं नो नेट हीट विल मूव, या नो नेट हीट विल फ्लो, कहां से कहां, फ्रॉम हॉट बॉडी टू, अब कोई बॉडी बची नहीं तो आप यूं कह दो, मतलब बॉडी से मुराद कोई बॉडी हॉट और कोई बॉडी कोल्ड नहीं बची ना, फ्रॉम बॉडी वन टू बॉडी टू। भाई अब कोई हॉट और कोल्ड क्यों नहीं बची, आप हॉट और कोल्ड किस बेस पे फैसला कर रहे थे, टेम्परेचर की बेस पे, तो भाई अब तो टेम्परेचर तो सेम ही हो गया ना, तो हॉट और कोल्ड कैसे करोगे फिर, तो नेट हीट अब फ्लो नहीं करेगी। ये फिनोमिना आपके पास कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। हम कहेंगे दोनों बॉडीज के बीच में क्या स्टेब्लिश हो गया भाई लोग, दोनों बॉडीज के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। अब थर्मल इक्विलिब्रियम को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, गौर से सुनना। देखो, आपके पास एक कोई बॉडी थी, मान लेते हैं उस बॉडी का नाम था बॉडी ए, ठीक है, ये कोई बॉडी थी, इसका नाम था बॉडी ए। ये थी मेरे बच्चे कोई दूसरी बॉडी, इसका नाम था बॉडी बी। और हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि हमारे पास बॉडी ए की तरफ से हीट मूव करती हुई जा रही थी, कहां पे, बॉडी बी की तरफ। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ए बॉडी हमारी हॉट बॉडी है और बी बॉडी हमारे पास क्या है, कोल्ड बॉडी है। और नेट हीट मूव कर रही थी कहां से कहां भैया, ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ। हुआ ये कि कुछ टाइम पास हुआ, बी के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, ए के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। जब ऐसा हुआ तो हमने देखा कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए मैच कर गया टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी से। जब ऐसा हुआ तो नेट हीट का फ्लो करना क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम इसको कहेंगे कि दोनों बॉडीज के बीच में क्या स्टेब्लिश हो गया भाई लोग, दोनों बॉडीज के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। अब यहां से आपके एग्जामिनर ने पूछा अपना पहला क्वेश्चन, इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन क्या, जो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है, जो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू बॉडीज स्टेब्लिश हुआ है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब समझिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम कैसा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्यों भैया, रीजन सुनो। पहले समझो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो, एक तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, मैकेनिक्स का हमने नहीं पढ़ा हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोग जब अपनी केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप में से जो लोग नहीं पढ़ते मैं बता देता हूं बेटा, एक होता है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन। मान लो एक आपके पास ए कोई प्रोडक्ट है, सॉरी ए कोई रिएक्टेंट है जो कि बी बना रहा है,
ये तो हो गया इरिवर्सिबल। अगर बी वापस ए में भी कन्वर्ट हो रहा है, अब ये है रिवर्सिबल रिएक्शन कि ए बी में जा रहा है और बी वापस किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो आप रेट कंसेंट्रेशन डिफाइन करते हो कि भाई यूनिट टाइम में ए का कितना कंटेंट बी में कन्वर्ट हुआ, और फिर आप रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिफाइन करते हो कि यूनिट टाइम में बी का कितना कंटेंट ए में कन्वर्ट हुआ। एक होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब मेरा बेटा आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। केमिकल इक्विलिब्रियम पे ये नहीं होता कि आपका प्रोसेस रुक जाएगा, आपका जो रिएक्शन हो रहा था वो रुक जाएगा। अभी भी आपके पास ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी आपका वापस ए में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोसेस बीच में हॉल्ट पर आ गया या रुक गया। ए स्टिल बी बना रहा है, बी स्टिल ए बना रहा है। बस फर्क क्या है, फर्क यह है कि यूनिट टाइम में जितना कंसंट्रेशन ए का बी में जा रहा है, उसी यूनिट टाइम में बी का उतना ही कंसंट्रेशन कहां आ रहा है, ए में वापस आ रहा है। तो हम कहते हैं हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। अब यहां पे सुनना बात को, और एक गलत फहमी अपनी दूर कर लेना। बच्चों की ये गलत फहमी होती है अमूमी तौर पे, वो ये होती है कि भाई जैसे ही दोनों बॉडीज के दरमियान में टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो होगा, वैसे ही हीट का फ्लो बंद हो जाएगा, हीट का फ्लो जीरो हो जाएगा। अगर आप ऊपर जाके वापस स्क्रॉल करोगे मेरे नोट्स, तो मैंने हर जगह पे नेट हीट का फ्लो जीरो लिखा है, नेट हीट का फ्लो जीरो लिखा है। मैंने कहीं नहीं कहा कि हीट का फ्लो जीरो हो जाए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, गौर से सुनना, मान लो आपके पास एक कोई बॉडी ए है, ये मान लेते हैं हमारे पास, इसी को वापस उठा के छाप देते हैं। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कोई बॉडी ए है और एक कोई बॉडी बी है, समझिएगा गौर से बात को। और इन दोनों का जो टेम्परेचर है ना, वो कैसा है मेरे बच्चे, सेम है। टेम्परेचर इसका ए का मान लो वाई केल्विन है, टेम्परेचर बी का भी कितना है मेरे बेटे, वाई केल्विन है। अब दोनों का टेम्परेचर सेम है और आपने इनको थर्मल कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो होगा क्या कि जो नेट हीट का फ्लो है ना, ये आपके पास जीरो हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हीट गेन नहीं कर रहे या हीट लूज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है, समझिएगा, इसका मतलब ये है ए जितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा, उतनी ही हीट एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। गोया कि इसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जितनी हीट एनर्जी इसने रिलीज करी है, उतनी ही हीट एनर्जी इसने क्या करेगा, ये गेन कर लेगा। यानी कि इसको हम यूं भी कहते हैं, हीट लॉस बाय बॉडी ए इज इक्वल टू हीट गेन बाय बॉडी ए। सेम केस बी के साथ हो रहा होगा। बी भाई साहब जितनी हीट एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे, उतनी ही हीट एनर्जी क्या कर रहे होंगे भाई साहब, ये गेन भी कर रहे होंगे सराउंडिंग से या बॉडी ए से, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, तो होगा क्या कि इनका टेम्परेचर फर्दर चेंज नहीं हो रहा होगा, तो नेट हीट का फ्लो जीरो होता है। ठीक है, इसको आप आगे चल के जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो वहां पे एक टर्म आप पढ़ोगे या एक चीज आप पढ़ोगे जिसको आप कहते हो प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रिवोस्ट की थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज आपको बताती ही ये बात है कि हर बॉडी हर टेम्परेचर पे हीट गेन भी करती है। हीट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, अभी इस पर भी हमने आना है। ठीक है, हर बॉडी हर टेम्परेचर पे हीट गेन भी करती है और हीट लूज भी करती है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक और तरह से फील देने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। देखो बच्चे, जब आप अपने केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, तो कुछ आपके पास होते हैं एक्सोथर्मिक, कुछ आपके पास होते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को आप कहते हो भाई जिनसे हीट गिवन आउट है, एंडोथर्मिक को आप कहते हो जो कि हीट ले रहे हैं। हालांकि हर रिएक्शन हीट देता भी है लेता भी है। एक्सो को फिर एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हीट गिवन आउट है वो ज्यादा है, जो हीट ले रहे हैं वो कम है, तो उसको नेट हीट का फ्लो आउटवर्ड था, तो उसे एक्सो कह दिया। एंडो को एंडो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हीट लेता है और कम हीट आउटपुट में देता है। अगर आपने वो एनर्जी डायग्राम पढ़ी है केमिकल काइनेटिक्स में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो केमिस्ट्री वाले भाई आपको पढ़ाते रहेंगे। तो एंडो को एंडो इसलिए कहते हैं कि वो हीट ले ज्यादा रहा होता है, दे कम रहा होता है, इसलिए उसके अंदर नेट फ्लो इनवर्ड होता है। तो यहां पे भी कुछ कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होता है। ठीक है, जो हॉट बॉडी होती है वो गेन कम करता है, देता ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं हीट उससे बाहर जा रही है। जो कोल्ड बॉडी है वो देता कम है लेता ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं नेट फ्लो उसका इनवर्ड है। ठीक है, तो हमने नेट हीट का फ्लो डिफाइन किया था फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, तो अब आपके पास कोई हॉट कोई कोल्ड रहा नहीं, टेम्परेचर आपका सेम हो गया। जब टेम्परेचर आपका सेम हो गया, तो ए जितना हीट देगा उतना हीट लेगा, बी जितना हीट देगा उतना हीट लेगा। यही वजह है कि आपके पास चाय के कप का जब एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है सराउंडिंग के साथ, तो वो फर्दर हीट ना तो गेन करता है और ना लूज करता है। दो तीन चीजें मैं और बता दूं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो मैंने एक टर्म यूज किया थर्मल कांटेक्ट का, इससे रिलेटेड भी माजी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया।
अब थर्मल कांटेक्ट क्या होता है? देखो भैया, अपने बाद ना जरा दो तीन चीजें क्लियर रखना। थर्मल कांटेक्ट क्या है? दो बॉडीज को आपने इस तरह से आपस में करीब रखना कि उनके दरमियान में हीट मूव कर सके। ठीक है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, या हीट का जो फ्लो है ना, उसके अलग अलग मेथड्स हैं। एक कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, एक रेडिएशन। हम यहां पे टिपिकली जिस मेथड की बात कर रहे हैं वो रेडिएशन है। ठीक है? हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो फ्लो करती है, वो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे आपके पास सूरज से हीट एनर्जी आती है। ठीक है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ये कौन सी वाली होती है? इंफ्रारेड होती है। ये सवाल एनईडी यूनिवर्सिटी अपने माजी में 2015 में, जिस साल मैंने पेपर दिया था उस साल ये सवाल पूछा था एनईडी यूनिवर्सिटी में। मैंने 2015 में एनईडी का टेस्ट दिया था। तो हीट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो सारी हैं जो आपकी लाइट वेव्स हैं, जो आपकी माइक्रोवेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, एक्स रेज हैं, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ही आती है। ठीक है? ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, आएगा। खैर, बात हम कर रहे थे थर्मल कॉन्टैक्ट क्या है। दो बॉडीज को आपने इस तरह रखा कि थर्मल कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश होने का मतलब ये है कि हीट मूव कर सके, हीट फ्लो कर सके फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। क्या थर्मल कांटेक्ट का मतलब है फिजिकल कांटेक्ट का होना? नहीं, फिजिकल कांटेक्ट का होना लाजमी नहीं है। मैं आपको अभी मिसाल से समझाता हूं। देखो, और अगर थर्मल कांटेक्ट नहीं होगा ना, तो हीट मूव नहीं करेगी। फिजिकल कांटेक्ट लाजमी नहीं है। अच्छा सर, मिसाल से समझाएं। मिसाल से समझ लो भी बच्चे। मान लो मेरा बेटा आपके पास, मिसाल के तौर पे आपके पास सूरत हाल क्या है? आप लोगों ने बचपन में एक अदद जादू जो है वो देखा भी होगा, दिखाया भी होगा अपने छोटे बहन भाइयों को। ऐसे हमारे पास एक कैंडल हुआ करता था। ठीक है? मान लो ऐसे एक कैंडल मौजूद है आपके पास, और कैंडल जो है ना वो मस्त जल रहा है। ठीक है? ये मान लो हमारे पास आ गया कैंडल, और यहाँ पे इस तरह से इसका फ्लेम मौजूद है। ठीक है? ये ऐसे जल रहा है। अब आपने क्या किया? आपने अपनी फिंगर ली, और आपने फिंगर को बहुत तेजी से इस फ्लेम के अंदर से क्या कर दिया? पास कर दिया। ठीक है? तेजी से आप फिंगर को ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हो, उसके अंदर से पास 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 करके दिखा रहे हो, और आप उसको बता रहे हो जादू देखा, मेरा हाथ तो जला ही नहीं। अब बच्चे, वो जो आपका हाथ नहीं जल रहा ना, उसमें बेसिकली आपके जादूगर होने का कमाल नहीं है। आप टाइम ही इतना नहीं दे रहे आग को कि वो आपके साथ थर्मल कांटेक्ट स्टेब्लिश कर सके। अगर आप इतनी जादूगर हो तो अपना हाथ चूल्हे में डाल के देख लो एक बार, आइडिया हो जाएगा आपको अपनी मैजिक का। दूसरी चीज जो मैंने आपको कहा, फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। आप चूल्हा ऑन करो और अपना हाथ बहुत ऊपर रख दो चूल्हे की आग से, आपको वहां पे भी हीट की इंटेंस रेडिएशंस फील हो रही होंगी। इसका मतलब फिजिकल कांटेक्ट का होना, चूल्हे के अंदर हाथ का घुसाना जरूरी नहीं है, आपको हीट वो दूर तक भी आ रही होती है। पॉइंट समझ में आ गया? तो थर्मल कांटेक्ट क्या है? ऐसा कांटेक्ट, इसमें टाइम सफिशिएंट चाहिए होता है। ऐसे कांटेक्ट का स्टेब्लिश होना बिटवीन द टू बॉडीज के, जिसके अंदर हीट क्या कर सके भाई? फ्लो कर सके। ये बात हमें समझ में आती हैगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये हमारे पास मेरा बेटा कुछ बेसिक बेसिक सी बातें थी। थर्मल कांटेक्ट का मैंने बता दिया, उसका बता दिया। अच्छा, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो मेरा बेटा हमारे पास डिवाइस होती है वो थर्मामीटर होती है। अब हमने आगे चलना है और स्केल्स ऑफ थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है। अच्छा, टेम्परेचर की जो यूनिट्स हैं वो भी आप ध्यान में रखिएगा। टेम्परेचर की जो यूनिट्स हैं, एक यूनिट होती है मेरा बेटा डिग्री सेल्सियस, एक यूनिट होती है मेरे बच्चे केल्विन, एक यूनिट होती है मेरा बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें से केल्विन जो है ये आपकी है एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वाली यूनिट है आपकी केल्विन। ठीक हो गया? जो भी आपका टेम्परेचर जो है मेरा बेटा वो केल्विन में एक्सप्रेस हुआ हुआ है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या नाम देते हैं भैया? इसको हम देते हैं नाम एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। ठीक है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। ठीक है? तो आपको कभी भी कहा जाए ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या मुराद है? टेम्परेचर एक्सप्रेस इन केल्विन, और केल्विन जो है वो वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स भी है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो थर्मामीटर है, अब हमने सीखना है कि थर्मामीटर क्या करता है, किस तरह से करता है, और फिर उससे रिलेटेड जो उसके क्वेश्चन माजी में आए हुए वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। देखो भैया, हमने देखा थर्मामीटर क्या करता है? किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापता है, और टेम्परेचर क्या है? किसी भी बॉडी की मॉलिक्यूल्स की एवरेज इंटरनल एनर्जी को बता रहा होता है। ठीक है? वो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा निकल रही होगी, कम होगी तो भाई हीट कम निकल रही होगी। सही समझ में आने वाली बात है। अच्छा,
अब मेरे बेटा जो आपका टेम्परेचर है ना, थर्मामीटर है बेसिकली, किसी भी थर्मामीटर को बताने के या बनाने के ना मेरे बच्चे स्टैंडर्ड तरीका होता है। किसी भी थर्मामीटर को बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। वो क्या स्टैंडर्ड तरीका है बेटा? आप ना दो रेफरेंस पॉइंट्स स्टेब्लिश करते हो या दो रेफरेंस पॉइंट्स डिफाइन करते हो। अच्छा सर, वो कौन से हैं दो रेफरेंस पॉइंट्स? समझिएगा, इससे रिलेटेड भी ना छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड एग्जामिनर ने माजी में क्वेश्चन पूछे हुए, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक में कराता जाऊंगा। दो रेफरेंस पॉइंट्स कौन से होते हैं? एक कहलाता है मेरा बेटा लोअर फिक्स पॉइंट LFP, एक कहलाता है मेरे बच्चे अपर फिक्स पॉइंट UFP। अच्छा सर, क्या फर्क है दोनों में? भैया आपके पास इसके अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट है और अपर फिक्स पॉइंट है, वो बेसिकली आपके पास कौन सा है? एक होता है मेरा बेटा मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एक है मेरा बेटा बॉइलिंग पॉइंट, या इसको आप स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, जब आप नोट्स बना रहे हो कोशिश करना एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करो ई कैट MD कैट के लिए। जो मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई थी ना, एक भी क्वेश्चन लेक्चर नोट से बाहर का नहीं होगा, वो आप बाद में खुद ही कंपेयर करके मुझे बता देना कि ऐसा हुआ था या नहीं। तो उसको जांचने का एक ही तरीका है, जो मैं आपको क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराऊं वो आपके हुए हुए हों प्रॉपर, फिर जो आपको होमवर्क मिले वो होमवर्क भी आपका हुआ वो प्रॉपर आपके नोट्स के अंदर, तो आपके लिए रिवीजन करना आसान रहेगा। बस आप नोट्स पढ़ लो, इसके आगे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा सर, अब एक सवाल ये भी आता है, सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो टेम्परेचर और प्रेशर से साथ शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये किस प्रेशर की बात हो रही है? ध्यान में रखिएगा, स्टैंडर्ड प्रेशर की बात हो रही है। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों आपने किस पे लेने हैं? स्टैंडर्ड प्रेशर पे, जो कि आपका होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी कहते हैं ना, या 1 ATM होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका। इसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट जो आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहीं पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है बेटे? जो हम लोग नॉर्मली अपना थर्मामीटर यूज करते हैं ना, अगर खुदा ना खास्ता किसी को बुखार हो जाए, तो हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं ना, वो कहलाता है मरकरी फिल्ड लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर। ये इसका नाम है, मैं लिख भी देता हूं इसकी फुल फॉर्म। मरकरी फिल्ड, अगर कोई स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाए तो माफी दे दिएगा। मरकरी फिल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, मरकरी फिल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। ठीक है भैया, ये है मेरे बच्चे आपके पास क्या, जो ऑर्डिनरी थर्मामीटर होता है ना, जो हम लोग अपना टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं, वो बेसिकली ये है मरकरी फिल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। अब एग्जामिनर ने एक बार माजी में क्वेश्चन पूछा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, अब ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कम कम आते हैं थोड़े। आप प्यास की रिक्रिएशन देखोगे तो 13 या 14 का क्वेश्चन है ये, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज के अंदर, कि भाई मरकरी फील्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर के अंदर जो आपके रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं ना भाई, ये एक और भी किसी यूनिवर्सिटी में आया था, ये रेफरेंस पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और दो ऑप्शन और थे, ठीक है, वो याद नहीं है मुझे। तो भाई ये जहन में रखिएगा, कोई भी थर्मामीटर आपका होगा ना, आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट्स है ना मेरे भाई, वो चेंज नहीं हो जाएंगे। सही है, रेफरेंस पॉइंट दुनिया भर के थर्मामीटर के यही रहते हैं, तभी तो जो थर्मामीटर है उनको कैलिब्रेट करना आसान है। सर कैलिब्रेशन क्या होती है? भैया आपका घर में स्केल होता है ना, उस स्केल पे आपने देखा रीडिंग्स मार्क हुई हुई होती हैं, वो प्रोसेस कहलाता है कैलिब्रेशन। सही है। भाई आपके पास रूलर होता है ना, ये देखो रूलर आपके सामने बना हुआ आ गया है कदम। अब इस रूलर के अंदर ये डब्बे डुब्बे बने हुए हैं। अब ये जो डब्बे डुब्बे बने हुए हैं, ये किसी स्टैंडर्ड मेथड से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है उसका जहां दिल कर रहा था वहां उसने डब्बे बना दिए, किसी जगह पे ज्यादा हो गए किसी जगह पे कम हो गए, ऐसा नहीं होता। तो कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, मार्किंग करते हो। वो स्टैंडर्ड मार्किंग का जो प्रोसीजर होता है ना, वो आपके पास कहलाता है कैलिब्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, अभी हम भी सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रेफरेंस पॉइंट ध्यान में रखिएगा, कौन सा होगा? वही होगा आपके पास क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर। चलो अब देखते हैं हमारे पास ना कैसे बनता है और ये क्या काम होता है। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जो कि पेपर में पूछे जाएंगे। चल देख लेते हैं भैया, ये हम स्केल्स कैसे डिफाइन करते हैं। एक है मेरा बेटा डिग्री सेल्सियस स्केल, एक है मेरा बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, एक है मेरा बेटा हमारे पास केल्विन स्केल। अब यहां पे बच्चे हमारे पास आता है सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, इसको आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कह सकते हो, अलग अलग किताब में अलग अलग नाम दिया रहता है। सिमिलरली एक है मेरा बेटा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप स्टीम पॉइंट भी कह सकते हो ऑफ वाटर। सही। इसी तरीके से मेरा बेटा एक हमारे पास होता है
जिसको आप कहते हो अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, या इसको बाज अच्छी किताबों में नंबर ऑफ डिविजन्स के नाम से भी दिया रहता हैगा। ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कोई भी किताब पढ़ो तो आपको समझ में आ रही हो, नंबर ऑफ डिविजन्स के नाम से भी ये टॉपिक आपको या ये चीज आपको लिखी मिलती हैगी। सही हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर भैया समझने वाली बात क्या है देखते हैं। ये आ गया हमारे पास एक लकीर, ये आ गई हमारे पास दूसरी लकीर, एक, दो, तीन। ठीक है भैया, अब देखो जल्दी से। अब मेरा बेटा हमारे पास डिग्री सेल्सियस के अंदर मेल्टिंग पॉइंट कहां पे आता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। बॉइलिंग पॉइंट कहां पे आता है? पता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। फ़ारेनहाइट में देखोगे ये चीज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये कहां पे आता है आपके पास? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। केल्विन में देखोगे तो ये कहां आता है? 273, और ये कहां पे आता है? 373। अच्छा जी, आगे देखते हैं जरा मजीद चीज इसमें क्या है। नंबर ऑफ डिविजन आप कैसे निकालते हो? अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो 100 में से आप 0 माइनस कर दोगे, 100 बच जाएगा। 212 में से 32 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 180, और 373 में से 273 माइनस करोगे तो ये बनेगा 100। मेरा बेटा इसका मतलब यह है कि आपके पास 100 डिविजन्स हैं कहां पे? डिग्री सेल्सियस स्केल में। आपके पास 180 डिविजन्स हैं कहां पर? डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में। और मेरा बेटा आपके पास 100 डिविजन्स हैं कहां पर? केल्विन स्केल में। ये बातें ध्यान में रखिए। और ये सारे के सारे डिविजन्स जो आपस में हैं ये इक्विवेलेंट हैं। सर ये बात समझाएं जरा, हाँ ये बात समझ लो क्योंकि इसी से अभी क्वेश्चन बनेगा। ऑल दीज डिविजन्स आर इक्विवेलेंट। सर इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट से क्या मुराद है? इक्विवेलेंट से मुराद ये 100 डिवीजन डिग्री सेल्सियस पे जो बात बता रहे हैं, 180 डिवीजन डिग्री फ़ारेनहाइट पे वही बात बता रहे हैं, और 100 डिवीजन केल्विन पर भी वही बात बता रहे हैं। मतलब समझो। एक पहले मिसाल समझ लो, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूं। मिसाल ये है कि भाई मान लो मेरे पास 1,000 रुपए का नोट है, मेरे पास 1,000 रुपए का नोट है, या मेरे पास 10 नोट हैं 100 100 100 100 रुपए के, या मेरे पास 20 नोट हैं 50 50 50 50 रुपए के। अगर मैं आपसे पूछूं यार मैं किस केस में ज्यादा अमीर हूं, तो आप बोलोगे सर आप किसी केस में ज्यादा अमीर नहीं है, हर केस में वैल्यू क्या है? बराबर है भाई। 1,000 रुपए का नोट हो, ये एक नोट है, या 100 रुपए के 10 नोट हो, वो भी उतनी ही चीज खरीद के देंगे, या 50 रुपए के 20 नोट हो, वो भी उतनी ही चीज खरीद के देंगे। हालांकि नंबर ऑफ नोट्स में फर्क है, लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करो, अगर आप बात करो अमाउंट की बात करो, तो वो सबकी क्या है? वैल्यू सबकी एक बराबर है। तो मैं यही एग्जैक्ट बात यहां पे आ रही है। 100 डिवीजन डिग्री सेल्सियस पे जो चीज बता रहे हैं आपके पास, 180 डिवीजन डिग्री फ़ारेनहाइट पे यही बता रहे हैं, और 100 डिवीजन केल्विन पे भी यही बता रहे हैं। सर क्या मतलब? आप मुझे बताओ 100 डिवीजन डिग्री सेल्सियस पे क्या बता रहे हैं? तो आप बोलोगे 100 डिवीजन डिग्री सेल्सियस पे बता रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक का सफर। यही बता रहे हैं ना भाई, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक का सफर। तो आप नोट करो बच्चे, फ़ारेनहाइट पे भी तो 180 डिवीजन यही बता रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक का सफर। आप नोट करो तो केल्विन पे भी तो 100 डिवीजन यही बता रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक का सफर। भाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी पानी की, बॉइलिंग पॉइंट का भी मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी पानी की। अलग अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर अलग अलग है, तो वो भी आगे देखेंगे जब स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है, यहां पे जब आप लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पे आ रहे हो तो पानी क्या हो रहा है? मेल्ट से बॉयल होते जा रहा है। यहां पे भी यही हो रहा है, यहां पे भी यही हो रहा है। गोया 180 डिवीजन फ़ारेनहाइट पे जो बता रहा है, 100 डिवीजन डिग्री सेल्सियस पे वही बता रहा है, और 100 डिवीजन केल्विन पे भी क्या कर रहा है? यही बता रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे ये बात लिख सकता हूं, क्या बात? ये बात लिख सकता हूं कि 100 डिविजन्स ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है 180 डिविजन्स ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हैं 100 डिविजन्स ऑन केल्विन के। केल्विन में डिग्री क्यों नहीं आता वो भी आपको वक्त के साथ अभी थोड़ी देर में खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर है, पहले तो ये चीज नोट कर लो। ये बराबर क्यों है? क्योंकि 100 डिवीजन डिग्री सेल्सियस पे जो कुछ बता रहा है, 180 डिवीजन डिग्री फ़ारेनहाइट पे वही बता रहा है, 100 डिवीजन केल्विन पे भी क्या कर रहा है? वही बात बता रहा है एग्जैक्टली, कोई डिफरेंस दोनों तीनों में नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, अब अगर मैं डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस को इक्वेट करूं विद द डिविजन्स ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्या बनेगा? देखो, डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है 180 डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। जरा इक्वेट करो,
इक्वेट करते हो, और अगर मैं दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरा बेटा ये आपके पास बन जाएगा, गौर से देखना, ये मेरे पास बन जाएगा 1 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है 1.8 डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। मसला समझो, डिग्री सेल्सियस पे एक डिवीजन जो बात बता रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट पे 1.8 डिवीजन वो बात बता रहा है। क्या मतलब, जब कभी भी आपके पास डिग्री सेल्सियस का एक डिवीजन चेंज होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट पे 1.8 डिवीजन चेंज होगा। क्या मतलब सर? अरे भैया, मान लो किसी जगह पे टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, सुनना गौर से, आपने वहां का टेम्परेचर बढ़ाया और अब टेम्परेचर हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर रखोगे तो पहले वहां टेम्परेचर था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ये दोनों थर्मामीटर एक ही जगह रखे हुए हैं, पहले टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा तो अब कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने किसी जगह पे ये अपना फ़ारेनहाइट वाला रखा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पहले वो शो कर रहा था, अब जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा तो वो शो करेगा 32 प्लस 1.8 यानी कि 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मतलब है डिवीजन चेंज का। आप नोट करो, जब यहां पे एक डिवीजन चेंज हुआ, यहां पे उसके इक्विवेलेंट कितने डिवीजन चेंज हुए? 1.8 डिवीजन। अब अगर डिग्री सेल्सियस में 2 डिवीजन चेंज होंगे तो फ़ारेनहाइट में 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवीजन चेंज हो रहे होंगे। अब इसके सवाल क्या क्या आ चुके हैं माजी में, क्वेश्चन देखते चलते। मान लो मेरा बेटा आपको कहता है 45 डिविजन्स चेंज हुए, 45 डिविजन्स चेंज ऑन किस पर? 45 डिवीजन चेंज हुए किस पे मेरा बेटा? डिग्री सेल्सियस पे। आपने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन, फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन चेंज ऑन फ़ारेनहाइट। आपने बताना है भाई फ़ारेनहाइट में कितना डिवीजन चेंज हुआ। तो भैया हमें यह बात पता है, जब डिग्री सेल्सियस में एक डिवीजन चेंज होगा, 1 डिवीजन चेंज ऑन डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा भाई? 1.8 डिवीजन चेंज ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको कितने बोला? 45 डिवीजन बोला ना यहाँ पे, यहाँ कितने बोला भाई? यहाँ बोला 45 डिवीजन चेंज हो रहे हैं भाई, दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई कर दे, तो भाई 45 डिवीजन चेंज ऑन डिग्री सेल्सियस, ये बराबर क्या है? 1.8 मल्टीप्लाई बाय 45। अच्छा, अब बेसिक मैथ्स देखते चलो, साथ साथ जो बेसिक मैथ्स आती जाएगी वो मैं आपको कवर कराता जाऊंगा। अब 1.8 को बच्चे मैं लिखूंगा 18 डिवाइडेड बाय 10। ये कैसे करा? ये ऐसे किया मेरा बेटा कि मैंने 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। भाई मैथ्स कहता है आप मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी कर लो सेम नंबर से। जब मैंने 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो था, तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो गया। जब भी 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट में जाएगा, 10 की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा। जितनी 10 की पावर होगी डेसिमल उतना शिफ्ट होगा। 10 की पावर 1 है तो डेसिमल एक राइट पे आ गया, ये बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 10। तो ऐसे लिख दिया भाई मैंने इसको। आगे आ रहा है मल्टीप्लाई में 45, सही हो गया। अब क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। 1 से लेके, ये आपका है पहला होमवर्क, होमवर्क नंबर 1। 1 से लेके 20 तक के टेबल्स आपको याद होने चाहिए। आपको अभी शुरू में हंसी आ रही होगी, लेकिन अगर आपके बाद में टेबल्स याद नहीं होंगे तो मुझे हंसी आ रही होगी और आपको रोना आ रहा होगा, और ये खतरनाक बात है, ठीक है? तो टेबल्स याद कर लेना। 5 टू जा हो गया 10, 5 नाइन जा हो गया 45, 2 वन जा हो गया 2, और 2 नाइन जा हो गया आपके पास 18, 9 नाइन जा आपके पास क्या हो गया? 81। मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा जरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे बच्चे 81 डिविजन्स ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये है कि भैया जब आपके पास, गौर से सुनना, जब आपके पास डिग्री सेल्सियस के थर्मामीटर पे 45 डिवीजन चेंज हुए तो फ़ारेनहाइट पे कितना चेंज आया? 81 डिवीजन का। मतलब मान लो आपके पास डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर हो रहा था y डिग्री सेल्सियस, मिसाल दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट को फील आ जाए। अगर मेरा बेटा यहां पे 45 डिवीजन चेंज हुए तो नया टेम्परेचर क्या बनेगा? y प्लस 45 बन जाएगा। यही होगा ना नया टेम्परेचर। अब समझना, यहां पे अगर बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट में आपने डिग्री फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर रखा हुआ था, आपके पास x डिग्री फ़ारेनहाइट था उसका इनिशियल टेम्परेचर, जब यहां पे 45 डिवीजन चेंज हुए तो उसके इक्विवेलेंट यहां पे कितने चेंज हुए? 81 डिवीजन चेंज हुए। तो आपका नया टेम्परेचर यहां क्या हो जाएगा? x प्लस 81 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा इसका नया टेम्परेचर। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एक सवाल आप करके दिखाओ, बल्कि दो सवाल करके दिखाओ। अगर मैं कहता हूं भैया 80 डिवीजन का चेंज आ रहा है ऑन डिग्री सेल्सियस, बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने डिविजन्स का चेंज आएगा?
दूसरा सवाल, अगर 90 डिविजन्स का चेंज आ रहा है ऑन डिग्री सेल्सियस, तो बताइए फ़ारेनहाइट पे कितने डिविजन्स का चेंज आएगा? जल्दी से। अब देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन था, इन क्वेश्चंस को आपने किस तरह से करना था समझते हैं जरा। 80 डिविजन ऑन डिग्री सेल्सियस, पहले सवाल की जो रू है ना उसको समझ लो, या सवाल का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या चेक हो रहा है। देखो, दो किस्म के क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। एक क्वेश्चन होता है इक्विवेलेंट टेम्परेचर वाला, एक होता है डिवीजन चेंज वाला। मैंने अब तक आपको इक्विवेलेंट टेम्परेचर की कोई बात करी ही नहीं है। इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होता है कि भैया मेरे पास एक एनवायरनमेंट है, मान लो अभी मैं किसी कमरे में बैठा हूं जहां से क्लास ले रहा हूं, मैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस वाला एक टेम्परेचर लाके, थर्मामीटर लाके लगा दूं, डिग्री फ़ारेनहाइट वाला एक लगा दूं, एक केल्विन वाला लगा दूं। भाई डिग्री सेल्सियस वाला कोई ना कोई टेम्परेचर की वैल्यू रिकॉर्ड करेगा, आप बोलोगे जी सर। क्या डिग्री फ़ारेनहाइट वाला भी वैल्यू रिकॉर्ड करेगा? मैं बोलूंगा जी सर। तो भाई दोनों का टेम्परेचर इक्विवेलेंट होगा ना, सेम नहीं बोला, इक्विवेलेंट। भाई लेट से डिग्री सेल्सियस 25 बता रहा है, तो 25 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पे क्या इक्विवेलेंट है? जैसे करेंसी एक्सचेंज रेट होता है ना, भाई $1 के अगेंस्ट आपको 300 रुपए मिल रहे हैं, तो सेम नहीं है वो, लेकिन इक्विवेलेंट है। मतलब $1 से जो चीज खरीद सकते हो, 300 रुपए से भी वो चीज खरीद सकते हो आप अमेरिका में, ठीक है। मतलब मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो फ़ारेनहाइट पे अभी जो टेम्परेचर मेरे रूम का होगा वो इक्विवेलेंट होगा जो डिग्री सेल्सियस पे आ रहा होगा। वो अलग है, वो अभी देखेंगे कि भाई डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दे, फ़ारेनहाइट में उसे केल्विन में कर दो। जो आपने पढ़ा भी होगा कि अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना होता है तो क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं। वो टेम्परेचर कन्वर्जन अलग सिनारियो है, उस पर अभी हम आएंगे, वो अलग केस है। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, डिवीजन चेंज की बात कर रहे हैं कि भैया अगर डिग्री सेल्सियस पे इतने डिवीजन चेंज हुए तो फ़ारेनहाइट पे कितने चेंज होंगे, केल्विन पे कितने होंगे, ये सवाल है, सही। 80 डिवीजन चेंज हुआ डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो, हमें ये बात पता है, जब एक डिवीजन चेंज होता है किस पे, डिग्री सेल्सियस पे, तो बच्चे 1.8 डिवीजन चेंज होता है किस पे मेरा बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अब आपके पास सूरत हाल क्या है, कितना बोला हुआ है यहाँ पे, 80 डिवीजन बोला हुआ है। 80 को मल्टीप्लाई कर दो भाई दोनों जगह पे, तो 80 डिवीजन चेंज हो रहे हैं किस पे, डिग्री सेल्सियस पे। तो भाई 1.8 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवीजन ऑन फ़ारेनहाइट। अब भाई बेसिक मैथ्स के हिसाब से 1.8 को 80 से मल्टीप्लाई कराना हमें मुश्किल लगता है, तो भाई मैंने इसे कहा 18 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 80। सही हो गया, ये जीरो से जीरो आपके पास मर गया। अब क्या करना है, आपने 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि भाई आपके दो होमवर्क थे, पहला होमवर्क क्या बताया, दूसरा भी आएगा, कि आपने क्या करना है भैया, आपने सीख के आना है। क्या सीख के आना है, 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स आपको बिल्कुल फरफर याद होने चाहिए। बस मल्टीप्लाई करोगे 18 8 से, तो आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आता है, 144। गोया 144 डिवीजन चेंज होंगे किसके ऊपर, डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अब यही कुछ करना आपने यहां के लिए था भाई, यहां पे भी सेम काम कर दोगे। बस 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 डिवाइड बाय 10 से, करके देख लेना आंसर आएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 18 9 सा होता है मेरा बेटा 162। गोया के 162 डिवीजन चेंज होंगे किसके ऊपर, डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर, जब वहां पे आपके पास 90 डिवीजन का चेंज आता है। अब देखो, यहीं पे अगर मैं आपसे सवाल को चेंज करता, मैं कहता सवाल चेंज करने से पहले ऊपर जाओ वापस, डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखो। यहां पे 100 डिवीजन डिग्री सेल्सियस में, 180 डिवीजन फ़ारेनहाइट पे और 100 डिवीजन केल्विन पे। अब अगर आप वापस आओ तो आपको यह चीज नजर आएगी कि मेरा बेटा 100 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है, या वही बात बता रहे हैं जो 100 डिवीजन ऑन केल्विन बता रहे हैं। अगर मैं दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब यह है एक डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है एक डिवीजन ऑन केल्विन के। गोया जब डिग्री सेल्सियस पे एक डिवीजन चेंज होगा तो केल्विन पे भी कितना चेंज होगा, एक डिवीजन। अब आओ वापस ऊपर आओ, देखो यहां पे सवाल समझो अब जरा। 45 डिवीजन चेंज हुए डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं आपसे पूछूं केल्विन स्केल पे कितने चेंज हुए होंगे भाई, आप बोलोगे केल्विन स्केल के ऊपर भी 45 डिवीजन चेंज हुए होंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री सेल्सियस का एक डिवीजन, केल्विन का एक डिवीजन इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब यहां देखो, 80 डिवीजन चेंज हुए डिग्री सेल्सियस पे, तो केल्विन पे कितने होंगे भाई, केल्विन स्केल पे भी 80 डिवीजन चेंज हुए होंगे। बिल्कुल बकरी क्वेश्चन है। अब 90 डिवीजन चेंज हुए डिग्री सेल्सियस पे, तो केल्विन पे भी कितने डिवीजन चेंज होंगे भाई, 90 ही डिवीजन चेंज होंगे। यही वजह है कि आप आगे चल के देखोगे, पढ़ोगे, अपने पास नोट बना के लिख लेना, क्या चेंज इन टेम्परेचर आपको जब भी बोला जाए, क्या चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी,
डेल्टा टी आप चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो चाहे केल्विन में निकालो, आंसर सेम आता है। आगे चल के आप बहुत दफा देखोगे कि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जहां जहां पे डेल्टा टी का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, हम डेल्टा टी को डिग्री सेल्सियस में भी यूज करेंगे, केल्विन में भी यूज करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के ऊपर नंबर और डिविजन क्या होते हैं मेरे बच्चे, सेम होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जो आपको होमवर्क शीट मिलेगी वो होमवर्क शीट के अंदर इसके मजीद क्वेश्चन है, वो आप देख भी सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा हमारे पास अगला जो न्यूमेरिकल आता है या तरीकाकार आता है या कॉन्सेप्ट आता है, वो हमारे पास है इक्विवेलेंट टेम्परेचर वाला या टेम्परेचर कन्वर्जन वाला। टेम्परेचर कन्वर्जन से क्या मुराद है, पहले जरा सवाल समझ लो, पहले जरा कॉन्सेप्ट। अभी तक आप डिवीजन चेंज देख रहे थे, अब जरा टेम्परेचर कन्वर्जन को देख लो। टेम्परेचर कन्वर्जन में क्या होता है मेरे बच्चे, कि आपके पास मान लो डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक, मान लो अभी मैं जहां बैठा हुआ वहां का टेम्परेचर हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, मिसाल दे रहा हूं। मैंने यहां पे लाके फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर रखा, तो भैया इसके ऊपर कोई टेम्परेचर हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, वो बताना है क्या टेम्परेचर है। सिमिलरली केल्विन वाला थर्मामीटर रखा तो कोई टेम्परेचर हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। जैसे बचपन में आप करते थे ना, कि डिग्री सेल्सियस को अगर आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे भाई, आप बोलोगे भाई 25 डिग्री सेल्सियस है, प्लस कर दिया उसमें आपने क्या 273, तो भाई ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता था, क्या बन जाएगा 298 केल्विन। तो गोया अगर आपके कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, आप केल्विन वाला थर्मामीटर लाके रखोगे तो आपको वो क्या रीडिंग शो करेगा, 298 केल्विन की रीडिंग शो कर रहा होगा। ये है। अब इसको कैसे करते हैं भैया, एक तरीका इसके अंदर है 5/9 और 9/5 वाले फॉर्मूले याद करने का, जो कि बिल्कुल घटिया और बेकार तरीका है। मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका बता देता हूं। स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि जिससे दुनिया भर के आपके जितने भी स्केल्स हैं वो फॉर्मुलेट हो जाएंगे, और हम उसके सवाल भी देख लेंगे। अभी देखो क्या तरीका है वो तरीका मेरे बच्चे ये है कि आपने क्या किया, समझिएगा यहां पे, टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑन स्केल। आइस पॉइंट से मुराद मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या लोअर फिक्स पॉइंट होता है। आइस पॉइंट ऑन स्केल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन स्केल, द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन स्केल, द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन स्केल। ठीक हो गया? अब मिसाल से समझते हैं बात को। हमने अब तक 3 स्केल पढ़े, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 100। फ़ारेनहाइट पढ़ा, टेम्परेचर ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितने थे इसके 180 थे। टेम्परेचर ऑन केल्विन माइनस का 273, उस पे था ना इस पॉइंट 273, डिवाइडेड बाय 100 डिविजन्स थे। ये आ गया। अब एक सवाल मैं करके दिखाता हूं, फिर एक सवाल आपसे पूछूंगा। मान लो आपको कहा जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है। आपने बताना है फ़ारेनहाइट में इसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होगा और केल्विन में इसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आपको बोल रहा है फ़ारेनहाइट में इसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होगा। देख लो भैया, आप बोलोगे टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 180। बन गई ये चीज। अब क्या करेंगे, टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0, तो टी डिग्री सेल्सियस की जगह पे आपके पास क्या आ गया 20 माइनस 0 बटे में आपके पास आ गया भैया 100, आगे आपके पास आ गया टी डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो आपको मालूम ही करना है, माइनस का 32 बटे में आपके पास आ गया मेरे बच्चे क्या 180। सॉल्व कर ले भाई, 20 में से 0 गया 20 बचा, अपॉन में आ गया 100, टी एफ माइनस का 32 डिवीजन में आ गया मेरा बेटा क्या 180। जो मर रहा है मार दे भाई, 0 से 0 मर गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 मर गया। सही, 18 यहां पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसको वहां बेच के भाई मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो गया 36, विल बी इक्वल टू टी एफ माइनस का 32, माइनस हो रहा है भाई, इधर आके इसने क्या हो जाना है प्लस हो जाना है। 36 में आप 32 को ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली इसने क्या बन जाना है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टी एफ। ठीक, 6 में 2 ऐड किया 8, 3 और 3 6, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास आंसर उठ करके आ रहा हैगा। यानी कि अगर आपके कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, आप वहां पे फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर लाके रखते हो, तो वो क्या रीडिंग नोट करेगा या क्या रीडिंग बताएगा, तो भैया वो जो रीडिंग नोट कर रहा होगा वो कितनी होगी आपके पास, वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी।
अब आपने क्या करना है, जल्दी से एक काम करना है। क्या काम? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लीजिए अगर टेम्परेचर है, आपने बताना है डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। केल्विन वाला मैं आपको उसके बाद करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केल्विन वाला उसके बाद कर लेते हैं। पहले जल्दी से बता दो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर। अब देखो बच्चे, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने कन्वर्ट करना था किसमें, डिग्री सेल्सियस के अंदर। देखो आप बोलोगे टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 180 विल बी इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस माइनस का 0, डिवीजन में आ गया आपके पास क्या, 100 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब आप बोलोगे टी डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब क्या हो गया, 50 माइनस का 32 बटे में आ गया आपके पास क्या, 180। टी डिग्री सेल्सियस तो आपको मालूम करना है, नहीं पता, जीरो निकाल देंगे तो टी डिग्री सेल्सियस ही बच जाएगा, अपॉन में आ गया 100। ठीक, जीरो से जीरो यहां मर गया, 10 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। 50 में से आपने 32 निकाला तो क्या बचा, 18 बचा, अपॉन में आ गया 18, और वो 10 डिवाइड हो रहा है तो आके मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब भैया आपके पास क्या हो रहा है, चेक करो, 18 से 18 मर गया, 10 बचा, आंसर आता है 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करना था। अब केल्विन वाला काम कैसे करेंगे, तो देखो भैया, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना वैसे तो हमें पता ही होता है कि भैया आपने सीधा सीधा 273 उसमें क्या करना है, ऐड कर देना है, ऐसे ही है। तो भैया करके देख लो पहले जरा, 273 में अगर आप 20 ऐड करो तो क्या आंसर आता है, 293 केल्विन आता है। अब चेक करते हैं जो हमने अपने ये फॉर्मूले पढ़े अभी अभी, क्या इससे भी हमारे पास सेम चीज आ रही है या नहीं आ रही, इससे, ये जो भी फॉर्मूले पढ़े, ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है ना, कि भैया अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो जस्ट एड अप 273। तो भैया अब हम यही देखने लगे हैं कि क्या हमारे पास फॉर्मूले से भी ये बात आती है या नहीं आती। लेट्स सी, किससे किस में जाना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है। तो आप बोलोगे भाई टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज टी के माइनस का 273 डिवाइडेड बाय 100, अरे भैया डिवाइडेड बाय 100, यही बनने वाला है ये चीज, ठीक है। वैल्यू प्लेस कर लेना के, यहां आ गया 20, जीरो निकल गया तो एज इट इज हो गया, ये हो गया आपके पास क्या, 100। आगे आ गया बच्चे, टी के मालूम करना है, माइनस का 273 और डिवीजन में क्या आ गया, 100। आपको दिखाई दे रहा है 100 से 100 यहां पर मर गया, 273 यहां माइनस हो रहा है, उधर आगे क्या होगा, प्लस होगा। गोया के वही आंसर आएगा जो आपने ऊपर डायरेक्टली निकाला था। तो 20 प्लस का 273 विच मींस आंसर कम्स आउट टू बी 293 केल्विन। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट का फील आ गया, जो आपने बचपन से पढ़ा था यहां से भी वही आंसर आ रहा है। अब देखो डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर आपको बोला जाए, लेट से आपको यहां पे मैं बोलता हूं डिग्री फ़ारेनहाइट का काम, ठीक है। फ़ारेनहाइट से आपने कहां जाना है भाई, केल्विन में जाना है। एक बार फिर करके दिखा रहा हूं, अगर किसी को जरा सा भी डाउट है फिर क्लियर कर ले। टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 180 विल बी इक्वल टू टी के माइनस का 273 डिवीजन में आ गया आपके पास 100, ठीक है। अब टी एफ आपको पता है भाई कितना है, 50 है, माइनस का 32, आगे आपके पास क्या आ गया, यह आ गया आपके पास 180, ये हो गया आपके पास टी के माइनस का 273, डिवीजन में आपके पास आ गया क्या, 100। एक जीरो से एक जीरो मर गया, 10 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 माइनस 32 कितना हुआ भाई साहब, 18 हुआ, अपॉन में भी आ गया 18, 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके होगा मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपके पास टी के माइनस का 273, 18 से 18 मर गया, 10 बचा, 10 वन जा 10 होता है, 273 माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। विच मीन्स टी के विल बी इक्वल टू 10 प्लस का 273, विच मीन्स आंसर कम्स आउट टू बी 283 केल्विन। और जो कि एक तरह से आपका आंसर सही भी है। कैसे सही है भाई, देखो आपने 10 डिग्री सेल्सियस निकाला था, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं, तो भैया क्या बन जाएगा, 293 केल्विन बन जाएगा। देखो, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 273 में जब आप 10 ऐड करोगे तो वो 283 बनेगा, 293 नहीं बनेगा, आई एम वेरी सॉरी। तो देखो सेम टू सेम चीज बन रही। अब यहां पे बच्चे मैं आपके सामने कुछ होमवर्क क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूं, फिर हम आगे चलते हैं। जो शीट के होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो अलहदा हैं, ये वैसे ही होमवर्क क्वेश्चंस मेरा दिल कर रहा है तो यहां लिख दिए मैंने। आपने 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर भाई, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में।
ये कराया तो नहीं है ना अब तक? नहीं कराया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है भाई लोग, आपने माइनस का 130 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, और कन्वर्ट करना है केल्विन में। इसी तरह से आपके पास माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस है, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसी तरह से आपके पास नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसे आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। आखिर वाले दो टेम्परेचर के हवाले से कुछ बातें बता दूं, नोट्स में डाल लेना। ये आपके पास नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, बुखार बुखार हुआ होता है तो इससे ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। वो जो कहते हैं ना 100 बुखार हुआ, 102 बुखार हुआ, वो फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, जहन में रखना, ठीक है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस खुदा ना खास्ता बुखार हो जाए तो हमारे ऊपर पानी डालने पे पानी बॉईल कर जाना चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी क्या होता है, बॉईल कर जाता है ना, पढ़ चुके हैं हम ये बात, ठीक। ये वाला कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट जीरो का, और एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट जब हम आगे गैस लॉस पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर तफसील से आएगा। फिलहाल जहन में बस नोट में डाल लेना कि ये एब्सोल्यूट जीरो है, 0 केल्विन आएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और करते हैं आगे चलने से पहले। अगर आपसे बोला जाए एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड, कोइंसाइड भी कहता है, कभी कहता है मीट, कभी कहता है विल हैव सेम वैल्यू, एक ही बात है, ठीक है। कोई भी लफाजी करे, काम एक ही करना है। तो पहले आपको टाइम दिया है, आप तसल्ली से इसे सॉल्व करो। विल हैव सेम वैल्यू, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स, देन मैं करा देता हूं। देखो बेटे, आपसे सवाल ये कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड मीट विल हैव द सेम वैल्यू, यही पूछ रहा है ना आपसे। क्या करेंगे आप, मीट करने का मतलब है दोनों की वैल्यू सेम है। मान ले भाई टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम है, एंड लेट्स से द वैल्यू इज y, ठीक है। अब हमें अपना फॉर्मूला पता है, टी डिग्री सेल्सियस माइनस का 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आगे से भैया, 180 हो जाएगा ये, ठीक है, 180 हो जाएगा। वैल्यू को लाके आप प्लेस कर देंगे उठा के, यहां बन जाएगा y माइनस 0, डिविजन में आपके पास आ गया 100 विल बी इक्वल टू y माइनस का 32, डिवीजन में आ गया मेरे बच्चे हमारे पास 180, 0 से 0 मर गया। ये बनता है हमारे पास जनाबे वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 18y विल बी इक्वल टू 10 ब्रैकेट के बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या है, y माइनस का 32, सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 18y विल बी इक्वल टू 10y माइनस का 320। सर ये क्या हुआ भैया, 10 ब्रैकेट के अंदर गया और अंदर जाके दोनों फैक्टर से क्या हो गया मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल 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 गेम। अब इसको वहां फेंको, माइनस करा दो, 18y में से 10y गया तो क्या बच जाएगा, 8y बच जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 320, सही। अब देख लो भाई, y विल बी इक्वल टू माइनस का 320 अपॉन में आ गया 8, 8 वन जा 8 फोर जा होता है 32 और 0 आ गया एज इट इज, ठीक है। 8 फोर जा हो गया 32 और 8 जीरो जा क्या होता है, 0 होता है, तो क्या आ गया माइनस का 40। यानी अगर किसी जगह पे टेम्परेचर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और आपने फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर रखा तो वो क्या शो करेगा, माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की रिकॉर्डिंग शो कर रहा होगा। ये इसका सीधा सीधा बिल्कुल मासूम किस्म का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास, अच्छा अब कुछ दो तीन चीजें और देख लो। मैंने ऊपर आपको एक बात बताई, और वो एक बात मैंने आपको ये बताई कि एक डिवीजन डिग्री सेल्सियस का, 1 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है 1.8 डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट के, और ये बराबर है एक डिवीजन किसके, केल्विन के। तो आप देखो इनमें सबसे जो साइज में सबसे छोटा डिवीजन है वो फ़ारेनहाइट का है, सबसे साइज में छोटा डिवीजन। सर ये कैसे आपको पता चल गया, अभी आपको ही पता चल जाएगा। देखो ये साइज में छोटा डिवीजन है, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन यही बना है। क्या मतलब सर, कैसे पता चला, अभी समझते हैं। देखो मेरा बेटा, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के दरमियान में जो जगह है,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के दरमियान में जो जगह है, इस जगह के अंदर डिग्री सेल्सियस के कितने डिवीजन आ रहे हैं? 100 डिवीजन आ रहे हैं। और इसी सेम जगह में डिग्री फ़ारेनहाइट के कितने डिवीजन आ रहे हैं? 180 डिवीजन आ रहे हैं। अगर दोनों के डिवीजन बराबर होते तो फ़ारेनहाइट के भी 100 आने चाहिए थे। मैंने कहा डिग्री सेल्सियस का एक डब्बा, एक डिवीजन बड़ा है, तभी वहां पे डिग्री सेल्सियस के 100 आ रहे हैं, जबकि डिग्री फ़ारेनहाइट के कितने आ रहे हैं? 180 आ रहे हैं। भाई छोटे 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 डब्बे ज्यादा आ जाएंगे। भाई आपके पास एक बड़ा सा डब्बा है, उसमें आपने बॉल्स रखनी है। अब अगर बॉल्स का साइज छोटा है तो ज्यादा बॉल्स आ जाएंगी। बॉल का साइज बड़ा है, फुटबॉल रख रहे हो तो भाई एक ही आएगी, बाकी नहीं आ सकेंगी। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट के डिवीजन खाने छोटे 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 हैं, इसलिए वो ज्यादा आ जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन इज ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट। माजी में एक दफा क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इसी तरह से मेरा बेटा आपके पास जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ये जब हम एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो 0 केल्विन जो है ना, ये आपके पास लोएस्ट पॉसिबल थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। लोएस्ट पॉसिबल थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। चार्ल्स लॉ में आपको ये बात मजीद समझ में आ जाएगी। थ्योरेटिकल, ये मेरा बेटा आपके पास लोएस्ट पॉसिबल थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, इससे कम थ्योरेटिकल पॉसिबल टेम्परेचर नहीं है। दूसरी बात, केल्विन जो है ये कभी स्केल नेगेटिव में नहीं जाता। केल्विन इज नेवर नेगेटिव, क्योंकि भाई 0 केल्विन लोएस्ट हो गया ना, तो अब 0 केल्विन से पीछे जाता तो नेगेटिव होता, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। यही वजह है कि केल्विन के अंदर डिग्री नहीं आता, इसको हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, क्योंकि ये 0 केल्विन से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, इसीलिए हमने इसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल माना हुआ है। ठीक हो गया। फिर आपके पास एक सवाल और अभी रिसेंट पेपर में आया, ये जो आगा खान का भी पेपर हुआ 21 जुलाई को 2024 के अंदर, इसमें एक पेपर आया कि टेम्परेचर जो है ना वो किस फिनोमिना पे काम करता है, या टेम्परेचर किस फिनोमिना पे रीडिंग नोट करता है। टेम्परेचर अभी हमने कहा ना बॉडी का टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस बताता है, किस फिनोमिना पे? तो वो फिनोमिना ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम पे काम करता है। कैसे समझना, अभी आपको समझाते हैं, मिसाल से समझाते हैं। देखो देखो मेरा बेटा, जो थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर के अंदर एक होता है जिसको आप कहते हो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। एक क्या चीज होती है बच्चे? एक चीज होती है थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। सर थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या भला है? देखो, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस वो भला है जिसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज होगी टेम्परेचर के ज्यादा या कम होने से। इसकी प्रॉपर्टी का जो चेंज है ना, वो आप बेसिकली पढ़ते हो। सर मिसाल से समझाएं, बिल्कुल समझ में नहीं आया, चलो मिसाल से समझते हैं। भैया जो ऑर्डिनरी थर्मामीटर है, जिसको यूज करने से पहले आप जोर जोर से झटकते हो, जिसके अंदर मरकरी होता है, वो सिल्वर सिल्वर सा वाहिद मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे, उसकी क्या प्रॉपर्टी आप यूज करते हो? उसकी आप प्रॉपर्टी यूज करते हो थर्मल एक्सपेंशन वाली, जो भी हमने पढ़नी भी आगे चल के इंशाल्लाह, कि आप मरकरी को हीट करते हो तो वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करता है, और होता क्या है, पहले मान लो आपके पास मरकरी यहां तक था, आपने उसको किसी पेशेंट के मुंह में डाला, जब आप उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट कर रहे हो, तो ये एक्सपेंड करके आगे चला गया, आपने इसकी रीडिंग नोट कर ली कि भाई इसकी क्या रीडिंग है। तो आपने मरकरी का कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया कि मेटल एक्सपेंड करता है हीट करने पर। तो वहां हीट से क्या मुराद है भाई? टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट उसको मिल रही है। कहां से हीट आ रही है? पेशेंट की बॉडी से आ रही है। तो आप वहां पे मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन यूज कर रहे हो। इसी तरह से आप किसी जगह पे वॉल्यूम का चेंज होना यूज करते हो, किसी जगह पे लेंथ का चेंज होना यूज कर रहे हो, किसी जगह पे मेरा बेटा आप प्रेशर का चेंज होना यूज करते हो, किसी जगह पे आप रेजिस्टेंस का चेंज होना यूज करते हो। तो ये सारी के सारे थर्मोमेट्रिक डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, जिनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज हो रही होती है। कलर का चेंज होना भी यूज करते हो, मैं यहां लिख देता हूं ये सारी चीजें। किसी जगह पे लेंथ का चेंज होना यूज करते हैं, वॉल्यूम का चेंज होना यूज करते हैं। किसी जगह पे मेरे बच्चे हम प्रेशर का चेंज होना यूज करते हैं, किसी जगह पे रेजिस्टेंस का चेंज होना यूज करते हैं, किसी जगह पे कलर का चेंज होना यूज करते हैं। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने वो देखा हुआ या नहीं देखा हुआ, एक थर्मामीटर आता है जो कि स्ट्रिप की फॉर्म में होता है, स्ट्रिप की फॉर्म में होता है, और उसमें ना ऐसे डिफरेंट 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 कलर के खाने बने होते हैं। आप पेशेंट के माथे पे वो थर्मामीटर स्ट्रिप लगाते हो, तो जो जो खाना होता है, जितना उसका टेम्परेचर होता है, वो वाला खाने का कलर थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। तो वो भी एक थर्मामीटर होता है। तो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता है। अब होता क्या है समझिएगा, आप मान लो खुदा ना खास्ता किसी को बुखार हुआ है, थर्मामीटर डॉक्टर ने उसके मुंह में रखा। अब होगा क्या भाई, वो जो थर्मामीटर का थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है वो कोल्ड बॉडी बन गया, और पेशेंट की बॉडी हो गई हॉट बॉडी। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा। 1-1.5 मिनट के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम तब स्टेब्लिश होगा जब थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस को हीट मिलेगी, और मान लो अगर मरकरी वाला है
तो वो एक्सपेंड कर जाएगा। अब अब उसका टेम्परेचर वही हो गया जो कि पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर है। तो अब वो हीट गेन तो कर रहा है, लूज भी कर रहा है, लेकिन जितना हीट गेन कर रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद उतना ही क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो मजीद उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जहन में रखिएगा, हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं ये किस फिनोमिना पे काम करता है, ये वर्क करता है थर्मल इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पर। माजी में पूछा गया एक अदद क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा, अभी आगा खान के पेपर में आया था क्वेश्चन। अब अगर मेरा बेटा कभी आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछे, जैसे मैंने बताया ना, रेजिस्टेंस वाले थर्मामीटर भी आप यूज करते हो, प्रेशर वाले थर्मामीटर भी यूज करते हो, ठीक है। वॉल्यूम वाला तो अभी आपको नजर ही आ गया, मरकरी के अंदर क्या चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है बेसिकली उसका, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप मिसाल के तौर पे, मेरे पास कोई एक ऐसा थर्मामीटर है, गौर से सुनिएगा, मेरे पास कोई एक ऐसा थर्मामीटर है जिसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है ना वो चेंज इन रेजिस्टेंस है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस चेंज होगी। आप आगे चल के पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि मेटल्स की, मेटालॉइड्स की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर की चेंज के साथ क्या होती है, चेंज होती है। हम इसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड माजी में क्वेश्चंस किस किस तरह के आए हुए, ये सवाल समझते हैं। मान लो मेरा बेटा ये जिसकी चेंज इन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, अच्छा मैं चेंज इन रेजिस्टेंस से मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं, चेंज इन प्रेशर का भी ऐसे ही होगा, चेंज इन लेंथ का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू जो है वो है एक्स नॉट, एक्स हंड्रेड एंड एक्स टी एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब, भैया मैंने कोई ऐसा थर्मामीटर यूज किया जिसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस। अब मैंने नाप के रखी हुई है कि भाई इसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, एक्स नॉट है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, एक्स हंड्रेड है, T डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, एक्स टी है। तो भैया अब मैं इसका जब बनाऊंगा, तो अभी आपने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर ऑन स्केल, वहीं से सीख रहे हैं, आइस पॉइंट ऑन स्केल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन स्केल, यही पढ़ा ना आपने, और तो कुछ नहीं पढ़ा इसके अलावा, यही चीज पढ़ के आए हो आप, सही। अब देखो इसके लिए जिसके अंदर आपके पास ये है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स टी, यानी कि जो भी आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट। आइस पॉइंट से क्या मुराद होती है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे खड़े हो। अपॉन में क्या आ गया, नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे निकालते हैं, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। अपर पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भी इसकी वैल्यू है, और लोअर पॉइंट क्या है, जो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू है, ये आ जाएगी आपके पास सीधा सीधा। अब इसके अंदर से आपका सवाल कैसे बनेगा और इसका सवाल हम लोग करेंगे कैसे, वो मेरा बेटा मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं, क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये मेरा बेटा हमारे पास एक पास पेपर का क्वेश्चन है जो मैंने यहां पे नोट करके रखे हैं अपने पास, देखो आ जाओ। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से बात को समझते हैं। मैं एक बात फिर बता देता हूं आपको, जहां जहां ऐसा लगे कि ये चीज आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है, तो मुझे पता ही ऐसा लगेगा, क्योंकि हमारा ई कैट एमडी कैट का ऑब्जेक्टिव अलग है, आपके कोचिंग का या कॉलेज का ऑब्जेक्टिव अलग है, वो उन्होंने बोर्ड क्लियर कराना है, मैंने एमडी कैट ई कैट की फिजिक्स क्लियर करानी है, तो फर्क है दोनों में, सही है, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। उसमें अगर आप सिर्फ किताब के क्वेश्चंस कर लो बहुत है, इसमें जब तक आप ढंग के क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपका ना दिमाग खुलेगा, ना आपको किताब समझ में आएगी, ना आपको थ्योरी समझ में आएगी। क्वेश्चन कहता है, इफ द थर्मामीटर रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 20 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट एज 150 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच थर्मामीटर रीड व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल को समझो, आहिस्ता आहिस्ता डिकोड करो। एक कोई टेम्परेचर है, एक कोई थर्मामीटर है, कोई भी एक थर्मामीटर मान लो, कोई वाई नाम का थर्मामीटर है, इसको आपने कैलिब्रेट ऐसे किया कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहां आ रहा है, देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कहां आ रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस पे। मैं नहीं कह रहा, सवाल वाला कह रहा है। हाउ मच थर्मामीटर रीड व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस, और एक्चुअल टेम्परेचर आपको कहां से कंपेयर करके दिया है, डिग्री सेल्सियस से दिया। आज जो कंपेरिजन करते हैं जरा, T डिग्री सेल्सियस माइनस का 0, डिवीजन में आ गया आपके पास 100, इस T डिग्री y माइनस का, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है भाई, 20 दिया हुआ है ना, अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन कैसे निकालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट, अभी तो पढ़ा था आपने। तो आप बोलोगे भाई साहब 150 माइनस का 20, सही। T डिग्री सेल्सियस कितना दे दिया आपको, 60 दे दिया, बटे में क्या आ गया, 100 आ गया। T डिग्री वाई आपको कितना दिया हुआ है, T डिग्री वाई तो आई एम वेरी सॉरी निकालना है, हाउ मच द थर्मामीटर रीड,
वाई पे क्या रीडिंग होगी जब एक्चुअल टेम्परेचर आपको गिवन है। ये आ गया -20 बटे में आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 150 में से 20 अगर मैं निकाल देता हूं तो क्या बचता है, 130 बचता है ना मेरे भाई, बिल्कुल। जो मर रहा है भाई मार दे, 10 से 10। हाँ एक और चीज, भाई कोई ये वाली बेहूदगी ना करे कि ये वाले जीरो से ये ऊपर वाला जीरो काट दे। वो भाई बीच में यहां पे एक माइनस साइन आ रहा है, तो ये जो 20 का जीरो है ना ये कैंसिल नहीं होगा 130 के जीरो से, ठीक है। बताना जरूरी था, अपने नोट्स में लिख लेना। ये छोटी छोटी गलतियां ऑब्वियस सी बातें होती हैं क्योंकि आपको कैलकुलेटर यूज करने की आदत है, और आपको पहली बार जो है ना वो क्या मिल रहा है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर काम करने को बोला जा रहा है। जाहिर है जब विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करने को बोला जाएगा तो मसले मसाइल शुरू में आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे वक्त के साथ साथ हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई 6 × 13 इज टी वाई माइनस का 20, यही आएगा भाई। अच्छा जी, आगे क्या आता है आपके पास, 20 यहाँ माइनस हो रहा है वहां प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब वही बार बार आपको नजर आ रहा है टेबल का याद होना कितना जरूरी है। 13 5 होता है 65, तो 13 6 हो जाएगा आपके पास 78, उसमें आपने 20 को ला करके जोड़ दिया। ये आ गया आपके पास टी वाई। 78 + 20 कितना होगा, 98। 98 ठीक हो गया। अब ये मेरा बेटा आपके पास टेम्परेचर है, यानी कि जब 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा तो ये वाला जो होगा ये क्या शो करेगा, 98 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि भैया इसको आपने कैलिब्रेट ही ऐसे किया है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट कहां दे रहा है 20 पे, और बॉइलिंग पॉइंट कहां दे रहा है 150 पे। अब ये सवाल कहां से आया, ये सवाल मेरा बेटा नस्ट के पास पेपर्स में आपको मिलेगा। जब नस के पास पेपर्स आप देखोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन वहां पर, या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको वहां पर उठ के मिल जाएगा। इसी तरह से मेरा बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये वो सवाल है जो मैं आपको कह रहा था, इन आर रेजिस्टेंस थर्मामीटर। अब इसमें देखो पता चल रहा है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, हो सकता है मेटल हो, मेटालॉइड हो, कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर के चेंज पे वो रेजिस्टेंस चेंज होगी जिसकी मदद से आप अपना स्केल कैलिब्रेट करोगे। रेजिस्टेंस थर्मामीटर, द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस आपको दे दी। एक्स नॉट इसने आपको दे दिया 6.74 ओम्स। जाहिर है रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस तो ओम्स में ही होगा ना भाई, आगे लिखा हुआ भी है वैसे। एक्स 100 दे दिया इसने आपको 7.74 ओम्स। द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू 6.53 ओम्स, आपको एक्स टी दिया कि भाई कोई टेम्परेचर है टी डिग्री सेल्सियस जिस पे वैल्यू आ रहा है 6.53 ओम्स। आपने बताना है कि भाई ये टेम्परेचर का वैल्यू कितना है। अब ये सवाल कहां से, ये सवाल आपको नम्स के पास पेपर में मिलेगा जब आप देखोगे, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व जरा, देखो। और ज्यादा पुराने नहीं, अभी नम्स का 2020 का पेपर बनाना है, उसी के अंदर मौजूद है। 2021 का मैंने अपलोड कर दिया था, 22 का भी कर दिया था, 20 का सॉल्व कर रहा था, 20 के अंदर ही मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अब देखो भैया, अब करना क्या है आपने, ये आपके पास कहानी क्या है देख लो यहां पे। आपको ये बात पता है, एक्स एट 100, सॉरी एक्स एट टी, यानी कि वो टेम्परेचर ऑन स्केल था ना, तो यहां पे बन जाएगा आपके पास एक्स ऑफ टी, यानी कि टी डिग्री सेल्सियस पे, माइनस का एक्स नॉट जो कि आइस पॉइंट का इक्विवेलेंट है, अपॉन में आ गए आपके नंबर ऑफ डिविजन एक्स 100 माइनस का एक्स नॉट। ठीक है भैया, यहां पे आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर ऑन स्केल, जाहिर है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हमारे पास, अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास करना क्या है, करना क्या है, माइनस का 0 अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिविजन आ गए, और नंबर ऑफ डिविजन डिग्री सेल्सियस में पढ़ चुके अपन लोग, कितने होते हैं 100 होते हैं, ठीक है। एक्स टी कितना दिया हुआ है आपको 7.74, माइनस का वो कितना दिया हुआ है आपको 6, आई एम वेरी सॉरी, ये 7.74 नहीं दिया हुआ भाई, एक्स टी आपको दिया हुआ है 6.53, एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपको दिया हुआ है 6.53, माइनस का एक्स नॉट आपको दिया हुआ है 6.74, अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन कैसे आएंगे, एक्स ऑफ 100 जो 100 डिग्री सेल्सियस पे था, माइनस का 6.674, 6.64, 6.64, ठीक है, ये दिया हुआ है। और बच्चे इसको आपने टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस आपने निकालना है, यही मालूम करना है, माइनस का 0 अपॉन में आपके पास क्या आ गया मेरे बच्चे 100 आ गया। सिंप्लीफाई कर लोगे उठा के, जब आप माइनस करोगे 6.53 में से 6.74 को माइनस करोगे, देखो भैया माइनस में आपको करना अभी सिखा देता हूं, ये देखो 6.74 माइनस 6.53, डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल रखना है, सही। 4 में से 3 गया 1 आ गया, 7 में से 5 गया 2 आ गया, 6 में से 6 गया तो 0 आ गया, सही। अब जाहिर है यहां आपको नजर आ रहा है ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है।
आप क्या कर रहे हो, आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हो। तो जब कभी भी बच्चे आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे, आंसर माइनस में आएगा। माइनस का 0.21 ये बच गया, अपॉन में 7.74 माइनस 6 पॉइंट, अबे यार वो भी 6.64 है, 6.64 है, 6.74 है, 6.64 नहीं है, ठीक है। माइनस करोगे तो यहां अपॉन में क्या आ रहा है बच्चे, 1 आ रहा है, क्योंकि दोनों सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है ना। 7.74 माइनस का 6.74, ठीक है बच्चे। ये हो गया हमारे पास टी डिग्री सेल्सियस, अपॉन में क्या हो गया हमारे पास 100। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.21 मल्टीप्लाई बाय 100, माइनस साइन आ गया मेरा बच्चा आपके पास एज इट इज। अब क्या करेंगे भाई, मैंने अभी आपको बताया था जब कभी भी 10 की पॉजिटिव पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, सर कैसे पता चला ये पॉजिटिव पावर है, भैया इस 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 10 पावर 2 लिख सकता हूं, सही। तो ये 10 की पॉजिटिव पावर्स हैं, जितनी पावर्स होंगी उतना डेसिमल राइट साइड पे चला जाएगा। तो भाई एक और एक, दो प्लेस कहां चला जाएगा आपका डेसिमल, राइट पे। तो क्या आंसर आ रहा है, माइनस का 21 डिग्री सेल्सियस आपके पास आंसर उठ करके आ रहा होगा। यह भी माजी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक हो गया। अब मेरा बेटा एक क्वेश्चन और है, अब वो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप अटेम्प्ट कर लो, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार एक सिंसियर अटेम्प्ट दो, फिर हम देखते हैं कि होता है या नहीं होता, ठीक है। चलो, एक अच्छा सवाल है, मजा आएगा। अब देखो मेरा बेटा, हमारे सामने जो क्वेश्चन मेंशन है नम्स 2020 का ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपके पास जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है ना, वो बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है। हो सकता है इसमें मेटल यूज हुआ हो, मेटालॉइड यूज हुआ हो, दोनों का टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। सवाल कहता है इन अ रेजिस्टेंस थर्मामीटर, एक रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो पहले आपने लिख लिया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी दी है, 6.74 ओम्स। रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस कितनी दी है, 7.74 ओम्स, यही दी हुई है। द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू 6.53 ओम्स कितना होगा। तो भाई कोई टेम्परेचर है टी डिग्री सेल्सियस जिसपे इसका रेजिस्टेंस गिवन है 6.53 ओम्स, आपको वो टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करना हैगा। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो हमने अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, टेम्परेचर ऑन स्केल, कोई भी टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑन द स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन। और नंबर ऑफ डिविजन कैसे निकालते हैं भाई, आपके पास जो भी अपर फिक्स पॉइंट होगा माइनस कर देंगे लोअर फिक्स पॉइंट से। अच्छा जी, अब इसी को अगर मैं डिग्री सेल्सियस पे ले आऊं तो क्या बनेगा भाई, कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल पे माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस स्केल पे 0 पे ही आते हैं। अपर पॉइंट कितना है भाई, जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस लोअर पॉइंट कितना है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसी चीज को यहां लेकर आ रहा हूं, रेजिस्टेंस थर्मामीटर पे या कोई भी आपके पास एक्स वाई जेड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, लेट से प्रेशर होता, तो प्रेशर एट टी डिग्री सेल्सियस, जैसे यहां पे आपके पास था ना भैया, कोई भी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, वैसे यहां पे कोई भी वैल्यू प्रेशर या रेजिस्टेंस की एट एनी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट। आइस पॉइंट से क्या मुराद है भाई, जिस स्केल से कंपेयर कर रहे हैं, अब जैसे उसका आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू है, अब जैसे रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, प्रेशर होता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी प्रेशर है, और वो कैसे निकालेंगे, अब नंबर ऑफ डिविजन, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। अपर पॉइंट क्या है भाई, किससे कंपेयर करना, डिग्री सेल्सियस से, तो 100 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट में इसका जो भी रेजिस्टेंस है माइनस 0 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट में इसका जो भी रेजिस्टेंस है। अब अगर यही प्रेशर पे होता तो कोई भी प्रेशर टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस पे, आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी प्रेशर है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भी प्रेशर है, माइनस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी प्रेशर है, यहां से आपको मिलेगा आपका जो भी आपके नंबर ऑफ डिविजन है। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब भाई साहब इक्वेट करो, सिंप्लीफाई करो, टी डिग्री सेल्सियस तो मालूम करना है, माइनस 0 खत्म हो जाएगा, अपॉन में बचता है जनाब आपके पास 100। एक्स ऑफ टी आपको कितना दिया हुआ है, जो नहीं गिवन है, बल्कि गिवन है, आई एम वेरी सॉरी, एक्स ऑफ टी आपको गिवन है 6.53, यानी कि कोई टेम्परेचर है जिसपे आपको टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर है जिसपे आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.53 दिया हुआ है, और ऊपर मेरे बच्चे आपके पास एक्स नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स नॉट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6.74, ठीक है। एक्स नॉट से मुराद क्या है,
0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रेजिस्टेंस थी, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है उसको आपने अपना लोअर पॉइंट के तौर पे फिक्स किया हुआ है, या आइस पॉइंट के तौर पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। आगे एक्स ऑफ 100 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या रेजिस्टेंस थी, तो भाई 7.74, माइनस आइस पॉइंट पे क्या रेजिस्टेंस थी, तो भाई यह 6 पॉइंट, फिर 6 4 लिख रहा हूं, 6.74, 6.74 यही बनेगा अपने पास। अब भाई साहब इसको सॉल्व कर लेना उठा के, तो ये आपके पास T डिग्री सेल्सियस बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय, अब भाई माइनस कैसे करेंगे, तो आप यहां पे देख लो, 6.74 में से अगर मैं 6.53 को माइनस करा दूं, डेसिमल के नीचे लगाएंगे, डेसिमल 4 में से 3 गया, एक बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 6 में से 6 गया, तो भाई 0 बच गया बकरी। अब क्या करेंगे भाई, अब यहां पे आपने लिखा माइनस का 0.21, सर माइनस किस खुशी में आया, इसलिए कि आपके पास यहां पे छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू है, जब भी छोटी वैल्यू में से आप बड़ी वैल्यू निकालोगे तो माइनस साइन आएगा, लाजमी आएगा। 7.74 माइनस 6.74 को सेम टेक्निक से माइनस करोगे तो 1.00 आएगा, गोया कि 1 बचेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से माइनस का 0.21 मल्टीप्लाई हुआ, तो भैया जब कभी भी 10 की पॉजिटिव पावर मल्टीप्लाई होंगी तो डेसिमल राइट पे जाएगा, कितना राइट पे जाएगा, जितनी पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 पावर है, तो भाई 2 पावर राइट पे आ गया, तो आंसर आएगा माइनस का 21 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया पास आउट करके इसका आंसर सही। अब देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन मेरा बेटा आपके पास अच्छा क्वेश्चन, जीआई के आई के पास पेपर में आपको दिखेगा जब रिक्रिएशन पे आएंगे, जहन में रखिएगा सारे पास पेपर्स आपके ना साथ 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 कवर होते जा रहे हैं। रीडिंग ऑफ अ बाथ ऑन अ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, द टेम्परेचर ऑफ द बाथ इज, आपको कहते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का जो रेशियो है ना, ये गिवन है भैया 2/5, ऐसे ही है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिग्री सेल्सियस अपॉन टी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 2/5, सही हो गया। अब भैया इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा T डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू T डिग्री फ़ारेनहाइट। भैया फ़ारेनहाइट को नीचे से वहां फेंक दिया, 5 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया, यानी कि मैंने फ़ारेनहाइट को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस। सर क्या हम ऐसा भी कर सकते थे कि सिर्फ फ़ारेनहाइट को वहां ले जाते, यानी कि डिग्री सेल्सियस को इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट एक्सप्रेस करते, जी बेटा आप ऐसा भी कर सकते थे। सर फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, भाई ऐसा इसलिए नहीं किया कि मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मैंने एक नजर देख लिए थे, मुझे ऑप्शन में नजर आ रहा है कि आंसर है इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, जब आंसर इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस है तो बेहतर है कि मैं फ़ारेनहाइट को इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस एक्सप्लेन कर दूं। अब कुछ नहीं करना भाई, इक्वेट करना है, टी डिग्री सेल्सियस माइनस का 0 बटे में आ गया आपके पास 32 इज इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 बटे में आ गया आपके पास क्या 180, अच्छा वहां पे मैंने 32 पता नहीं किस खुशी में लिख दिया, ठीक है, अपॉन में आएगा 100 क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन 100 होते हैं डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है भाई साहब। अब आ जाओ आगे चलते हैं, टी डिग्री सेल्सियस तो आपको नहीं पता, मान लेते हैं वाई के बराबर है, अपॉन में ये आ गया 100 टी डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टी डिग्री फ़ारेनहाइट कितना लिखा हुआ है 5/2 इन टर्म्स ऑफ टी डिग्री सेल्सियस, माइनस पे आ गया आपके पास 32 बटे में आ गया आपके पास क्या 180, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 मर गया, 2 के टेबल से काटते हैं तो 2 9 से हुआ 18 और 2 5 से क्या हो गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर भाई, 9 को वहां फेंक देंगे तो ये हो गया 9y, इसको वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है 5y डिवाइड बाई 2, और y मैंने यहां पे किसको कहा हुआ है, y मैंने यहां पे t डिग्री सेल्सियस को कहा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, माइनस पे आता है 32, अब ब्रैकेट के अंदर भेजो चीजों को भाई, ये होता है आपके पास 9y विल बी इक्वल टू 25y डिवाइड बाई 2, माइनस का 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 160 होता है, सही है, 160 को उल्टे हाथ पे ले जाओ, 9y को सीधे हाथ पे ले जाओ, ये प्लस में हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 25y डिवाइड बाई 2 माइनस का 9y। अब 9y को मैं माइनस नहीं कर सकता जब तक कि दोनों का एलसीएम सेम ना हो, तो भैया मैं यहां पे क्या करूंगा एलसीएम सेम करूंगा, मैं क्या करूंगा भाई साहब एलसीएम सेम करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा भैया अब यहां पे एलसीएम सेम करूंगा, एलसीएम सेम करने के लिए क्या करूंगा जनाबे वाला 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, क्या बन गया भाई आपके पास, ये बन गया 160 विल बी इक्वल टू 25y माइनस का 9 2 जा 18y बटे में आपके पास क्या आ गया भाई साहब 2 आ गया। अब सॉल्व करो मजीद भाई, 160 25y में से आपने 18y निकाला
क्या बचा 7y अपॉन में आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 160 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 7, दिस विल बी इक्वल टू y, दैट इज द टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस। सही, बकरी क्वेश्चन हो गया। सिंप्लीफाई, टेबल याद करना कितना जरूरी है। 7 टू हो गया 14, 16 में से 14 गया तो 2 यहां पे आ गया। 7 टू फिर से हुआ 14, को 7 के टेबल में 20 नहीं आता, तो 20 से छोटा नंबर क्या है 14 है। 7 टू हुआ 14, 20 में से 14 गया तो 6 बचा। अब 7 के टेबल में 6 नहीं आता या उससे छोटा नंबर नहीं आता तो डेसिमल लगा दिया, 6 बचा हुआ है, इसके आगे जीरो लगा सकते हैं। डेसिमल लगाने के बाद आप हर स्टेप पे एक जीरो लगा सकते हो। 7 8 आपके पास होता है 56, आगे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत है। आपके पास क्या बन गया भाई साहब, ये 22.8 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई कर दे भाई उठा के, तो 2 8 आपके पास हुआ 16, ये रह गया। 2 2 आपके पास क्या हो गया 4, 4 प्लस 1 क्या हुआ जनाब 5, 2 2 क्या हुआ आपके पास तकरीबन आपका आंसर आ रहा है 45.6 डिग्री सेल्सियस। अब देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन मौजूद है 45.6 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब, ये रहा आपका आंसर। तो 45.71 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये हमारे पास थर्मामीटर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट था। अगले लेक्चर में हम आगे चलेंगे थर्मल एक्सपेंशन का, एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में बातचीत करेंगे।